ऊपर नीला आकाश अनंत तक फैला हुआ था, एकदम साफ, और उस पर कोमल सफेद बादल आलसे से तैर रहे थे। सेटशिप अविश्वसनीय गति से उड़ रही थी, मानो किसी ब्लेड की तरह आसपास की हवा को चीर रही हो। आकाश में स्थिर होने के बाद सातवें ग्रैंड एल्डर ने उसकी गति धीमी कर दी और उसे एक स्थिर उड़ान में बदल दिया। जहाज सुचारू रूप से पवित्र जलप्रपात संप्रदाय की ओर बढ़ रहा था। उसके किनारे पर खड़े होकर समूह को भव्यता का एहसास हुआ, मानो वे दुनिया के शिखर पर खड़े हों और नीचे पहाड़ों को देख रहे हों। आकाश इतना चमकीला नीला था कि वह वास्तविक सा लग रहा था, और बादल ऐसे दिख रहे थे मानो उन्हें फैले हुए हाथ से छुआ जा सकता हो। नजारा खूबसूरत था, लेकिन कुछ हद तक नीरस भी। कुछ समय बाद सुंदरता भी फीकी पड़ सकती है। फिर बाहर हवा बहुत तेज चल रही है, अंदर आकर आराम करो, लुआंग ने मुस्कुराते हुए कहा और जहाज के अंदरूनी बैठने की जगह की ओर इशारा किया। धन्यवाद सीनियर ब्रदर लू, काय युफे ने ठंडे लहजे में सिर हिलाते हुए जवाब दिया। वे चारों विश्राम क्षेत्र में बैठ गए, जबकि सातवें महागुरु अपने निजी कक्ष में लौट गए। फिर क्या तुम आजकल व्यस्त हो? पिछली बार संप्रदाय के नीचे वाले कस्बे में एक बाजार लगा था। मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा था, लेकिन तुम नहीं गई, लुआंग ने बातचीत शुरू करने की कोशिश करते हुए कहा। मैं साधना पर ध्यान केंद्रित करती हूँ। मुझे इससे असंबंधित चीजों में कोई खास दिलचस्पी नहीं है, काय युफे ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। और हाँ, सीनियर ब्रदर लू, अगली बार कृपया मुझे जूनियर सिस्टर काय कहकर बुलाएं। लुआंग ने उसकी ठंडी प्रतिक्रिया पर अजीब सी मुस्कान बिखेरी और विनम्रता बनाए रखने की कोशिश की। फिर उन्होंने जू जीमो की ओर देखा, मानो वे विषय बदलना और तनाव कम करना चाहते हों। छोटे भाई जू, मैंने सुना है कि आपने हाल ही में साधना शुरू की है। यदि आपके कोई प्रश्न हो, तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। जू जीमो अपनी सीट पर लेटा हुआ था, आंखें आधी बंद थीं, झपकी लेने की कोशिश कर रहा था। लुआंग की बातें सुनकर उसने अपनी आंखें खोली और कहा, दरअसल मेरा आपसे एक सवाल है। ओह, क्या बात है? लुआंग ने उत्सुकता से पूछा। अगर जिस लड़की को आप पसंद करते हैं, वह आपको पसंद न करे तो आप क्या करेंगे? क्या आप हार मान लेंगे, या फिर एक दयनीय, कमजोर और निंदक लड़के की तरह उससे चिपके रहेंगे? जैसे ही वह बोला, जूजिमो ने कई युफे पर एक सूक्ष्म नजर डाली। ओह, खैर, लुआंग ने खांसते हुए आह भरी। छोटे भाई, आपने शायद पहले कभी किसी को पसंद नहीं किया है। जब आप सच में किसी के प्यार में पड़ेंगे, तब समझेंगे। कोई भी लड़का बेवजह किसी के पीछे नहीं भागना चाहता। और मैं कोई बेचारा नहीं हूँ, संप्रदाय की कई छोटी और बड़ी बहनें मेरे पीछे पड़ी हैं। लेकिन मैं वफादार हूँ। मेरा दिल सिर्फ फी एर के लिए धड़कता है। काय युफे ने आंखें घुमाई और बुदबुदाई, पुरुष सचमुच कभी कभी बेशर्म हो सकते हैं। मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, सीनियर ब्रदर, जूजिमो ने सिर हिलाते हुए कहा। अगर मुझे किसी से प्यार भी हो जाए, तो मैं कभी भी बेवफाई नहीं करूंगा। अगर वो मुझे पसंद नहीं करती, तो मैं जबरदस्ती उस पर टूट पड़ूंगा। मतलब, ये तो बस एक जाल है। अगर एक बार में काम नहीं बना, तो 10 बार। अगर 10 बार में भी नहीं, तो 100 बार। जबरदस्ती किया गया तरबूज भले ही मीठा ना हो, लेकिन प्यास तो बुझाता ही है ना? यह सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन शायद कुछ हद तक तर्कसंगत भी है। लुआंग ने उत्साह से जूजिमो की ओर देखते हुए कहा। छोटे भाई, आपसे एक बातचीत 10 साल की पढ़ाई से भी ज्यादा मूल्यवान है। मुझे लगता है मुझे अभी अभी एक बड़ा ज्ञान प्राप्त हुआ है। कितना घिनौना, सारे मर्द सुअ हैं, काय युफे ने गुस्से में कहा और उनके पास रुकने की अनिच्छा से एयरशिप में घुस गई। अल्पविराम। फिर लुआंग ने जूजिमो को एक तरफ खींचकर असहज और उत्तेजक विषयों पर और बात करना शुरू कर दिया। जूजिमो को एहसास हुआ कि यह आदमी, अपने सभ्य बाहरी रूप के बावजूद अंदर ही अंदर काफी विकृत मानसिकता वाला था। जैसे ही उनकी बातचीत गर्मागर्म होने लगी, उनके कानों में एक मधुर पक्षी की आवाज गूंजी। जूजिमो ने ऊपर देखा तो उसे जहाज के साथ साथ एक विशालकाय ब्लू लुवान उड़ता हुआ दिखाई दिया। वह पक्षी बर्फ जैसा सफेद था और उसका आकार ऋषि मंडली के लगभग आधे के बराबर था। जब उसके पंख पूरी तरह फैले हुए थे, तो उनकी छाया से आकाश काला पड़ जाता था। इसके पंख रेजर की तरह नुकीले थे, और इसकी पूंछ के पास लाल और हरे रंग की धारियां थीं। उसकी गर्दन लंबी और गौरवशाली थी, जिसके शीर्ष पर एक सुनहरा मुकुट था। ब्लू लुवान की पीठ पर 5 लोगों का एक समूह खड़ा था।
सभी ने बहते हुए सफेद वस्त्र पहन रखे थे, जिनसे एक शांत आभा निकल रही थी, मानो स्वर्ग से उतरती हुई अप्सराएं हों। अल्पविराम। क्या ये ऋषि पदवी सच्चे मार्शल पवित्र भूमि से है? ब्लू लुवान पर समूह के आगे खड़ी एक महिला ने पूछा। वह स्पष्ट रूप से नेता थी, बाकी लोगों से थोड़ी बड़ी थी, लेकिन इतनी अच्छी तरह से सजी संवरी थी कि वह अभी भी युवा दिखती थी। अगर कोई ध्यान से न देखे तो उसे भी एक युवती समझ सकता है। मैं सच्चे मार्शल पवित्र भूमि का 7वां ग्रैंड एल्डर हूँ। ग्रैंड एल्डर फान्यून, क्या आप जहाज पर आना चाहेंगी? 7वें ग्रैंड एल्डर ने जहाज से बाहर कदम रखा और उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। तो ये है ग्रैंड एल्डर त्यानज़ेन, ब्लू लुवान के ऊपर से आवाज आई। फिर पक्षी धीरे धीरे जहाज की ओर उतरने लगा। ये कौन है? लिटिल गुई ने उत्सुकता से पूछा। वे अमर आत्मा संप्रदाय से होने चाहिए। मैंने सुना है कि उन्हें इस बार पवित्र वसंत संप्रदाय की आंतरिक अदालत प्रतियोगिता में आमंत्रित किया गया है, लुआंग ने फुसफुसाते हुए कहा। अमर आत्मा संप्रदाय पश्चिमी क्षेत्र की एक शीर्ष स्तरीय शक्ति थी, जिसकी स्थापना पवन पूर्वज ने की थी। ऐसा कहा जाता था कि वह ग्रैंड सम्राट वू चेन की पत्नी थी, और हालांकि यह संप्रदाय आधिकारिक तौर पर उनके वंश का हिस्सा नहीं था, लेकिन अफवाहों में दावा किया गया था कि उनके पास ग्रैंड सम्राट के सच्चे खजाने में से एक था। किसी को नहीं पता था कि अफवाह सच थी या नहीं। अमर आत्मा संप्रदाय को अन्य संप्रदायों से अलग करने वाली बात इसकी केवल महिलाओं के लिए बनी नीति थी। उन्होंने कभी भी पुरुष शिष्यों को स्वीकार नहीं किया, और हर पीढ़ी की संतति को विवाह करने से मना किया गया था। अल्पविराम। जैसे ही ब्लू लुवान उतरा, अमर आत्मा संप्रदाय के 5 सदस्यीय दल भी वहां पहुंच गया। ग्रैंड एल्डर फान्यून के अलावा अन्य 4 महिलाओं ने हल्के हरे रंग के जालीदार शॉल के साथ सफेद वस्त्र पहने हुए थे। परिचय होने के बाद जूजीमो को पता चला कि उन 4 महिलाओं में से एक अमर आत्मा संप्रदाय की वर्तमान संत थी। इससे वह आश्चर्यचकित हो गया। अपने पिछले जन्म में, जब उसने पवित्र जलप्रपात संप्रदाय का दौरा किया था, तब संतनी नहीं आई थी। जाहिर तौर पर उसके कार्यों ने एक के बाद एक कई प्रभाव पैदा कर दिए थे। चाहे जो भी हो, उसे सतर्क रहना ही था। संत बनने का अर्थ था कि निकट भविष्य में स्वर्ग की इच्छा के लिए होने वाले युद्ध में संप्रदाय पूरी तरह से उनका समर्थन करेगा। अगर वह असफल भी हो जाती है, तब भी वह अगले संप्रदाय प्रमुख बनने की प्रबल दावेदार होगी। उसका नाम नी शिनकिंग था, एक ऐसा नाम जो जूजीमो ने अपने पिछले जन्म में सुना था, लेकिन उससे कभी व्यक्तिगत रूप से नहीं मिला था। अल्पविराम। ऋषियों का निवास स्थान काफी विशाल था। 7वें महागुरु और महागुरु फान्यून एक तरफ बैठकर खुशी खुशी बातें कर रहे थे। इसी बीच लुआंग ने अमर आत्मा संप्रदाय की 4 महिलाओं को देखा और शूजीमो से निराशा में आह भरते हुए कहा, वे सभी बेहद खूबसूरत हैं। कितना अफसोस की बात है कि वे उस संप्रदाय में शामिल हो गईं। इसमें बड़ी बात क्या है? जूजीमो ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अगर मुझे सही याद है, तो उनके नियम में सिर्फ इतना लिखा है कि संतनी शादी नहीं कर सकती। बाकी महिला शिष्याओं के साथ शादी करना जायज है। हाँ, लेकिन असली मुद्दा यह है कि उनका संप्रदाय के बाहर विवाह की अनुमति नहीं देता है, लुआंग ने खेद व्यक्त करते हुए उत्तर दिया। नमस्कार कनिष्ठ बहनों, लुआंग जूजीमो के साथ अमर आत्मा संप्रदाय की 4 शिष्याओं की ओर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी। प्रणाम करें, वरिष्ठ भाई, नी शिनकिंग और अन्य लोगों ने विनम्रतापूर्वक जवाब दिया, हालांकि नी शिनकिंग का चेहरा परेशान और पीला लग रहा था। मुझे लगता है कि आप सभी पवित्र वसंत संप्रदाय की आंतरिक अदालत प्रतियोगिता देखने आए हैं। लुआंग ने पास में बैठते हुए पूछा। मैं घर जाते समय बस थोड़ी देर के लिए रुक रही हूँ, नी शिनकिंग ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। छोटी बहन, तुम्हारा घर कहाँ है? लुआंग मुस्कुराई। तुम्हारे जैसी प्रतिभाशाली को पालने पोसने के लिए तुम्हारा परिवार असाधारण ही होगा। स्वर्गीय तलवार संप्रदाय, नी शिनकिंग ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। लुआंग स्तब्ध रह गया, फिर सहज भाव से पूछा, आपका मतलब उस संप्रदाय से है जिसका हाल ही में सफाया हो गया? जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, उसे एहसास हुआ कि वह बहुत ही कठोर हो गया था और उसने तुरंत कहा, मेरा मतलब कुछ और नहीं था, छोटी बहन। ऐसा कुछ भी नहीं है जो कहा न जा सके, नी शिनकिंग ने सिर हिलाते हुए कहा। मुझे इसके बारे में अभी कुछ ही समय पहले पता चला है। एक तरफ खड़े जूजीमो ने अपनी भौहें सिकुड़ी। स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के पूरी तरह नष्ट हो जाने से उन्हें तुरंत रेन पिंगशेंग की याद आ गई। अपने पिछले जीवन में
ग्रैंड सम्राट टुनरी की विरासत प्राप्त करने के बाद रेन पिंगशेंग ने जल्द ही हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट को नष्ट कर दिया था। इस जीवन में जू जीमो ने रेन को विरासत के स्थान के बारे में पहले ही बता दिया था। क्या यही संप्रदाय के शीघ्र पतन का कारण हो सकता है? वह निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकता था, उसे स्वयं उस संप्रदाय की जांच करनी होगी। हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट से आपका क्या संबंध है, छोटी बहन? जू जीमो ने उत्सुकता से पूछा। वह नी शिंकिंग के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता था और उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि पिछले जन्म में वह उस संप्रदाय से जुड़ी हुई थी। संप्रदाय के गुरु युए बुली मेरे दत्तक पिता थे, नी शिंकिंग ने कुछ क्षण की चुप्पी के बाद उत्तर दिया। कुछ और बातचीत के बाद जू जीमो ने सारी बातें समझ ली। दशकों पहले युए बुली एक काम से बाहर गई थी, तभी उसे संप्रदाय के द्वार पर एक शिशु लावारिस हालत में मिला। बच्ची महज 1 महीने की थी। यू बुली की अपनी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसने बच्ची को गोद ले लिया और उसे अपनी बेटी की तरह पाला। जैसे जैसे बच्ची बड़ी होती गई, वह एक आकर्षक और प्रतिभाशाली युवती बन गई। 18 वर्ष की होने पर युए बुली ने उसकी प्रतिभा को व्यर्थ न जाने देने के लिए उसे अमर आत्मा संप्रदाय में भेज दिया और पश्चिमी क्षेत्र के सबसे प्रतिष्ठित महिला संप्रदाय को चुना। अल्पविराम। जैसे ही ऋषियान स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के ऊपर से गुजरा, वह नीचे उतरने लगा। इसके विशाल ढांचे ने इसके चारों ओर की हवा को संकुचित कर दिया, जो जमीन पर उतरते ही एक जोरदार धमाके के साथ बाहर की ओर फैल गई। नी शिंकिंग के अनुसार अगर कोई भी जीवित बचा होता तो वह संप्रदाय में ही रहती, लेकिन अगर वह संप्रदाय सचमुच नष्ट हो गया तो वह दूसरों के साथ पवित्र वसंत संप्रदाय में शामिल हो जाएगी। जैसे ही जहाज खंडहरों से कुछ ही दूरी पर उतरा, सातवें एल्डर और एल्डर फान्युन सहित सभी लोग जहाज से उतर गए। वहां का दृश्य पूरी तरह से विनाशकारी था। भीषण युद्ध के निशान हर दिशा में जमीन पर दरारों के रूप में दिखाई दे रहे थे। खंडहरों में बिखरे हुए जंगली जानवर सड़ते हुए शवों को खा रहे थे। नी शिंकिंग की निर्जन मध्याह्न क्षेत्र की आभा उमड़ पड़ी और उसके हाथ से निकली बैंगनी रोशनी के एक विस्फोट ने पल भर में कई जानवरों को मार डाला। बाकी लोग भय के मारे भाग गए। अल्पविराम। सब कुछ खत्म हो गया है। नी शिंकिंग खंडहरों के बीच खड़ी थी, यादें उसके दिमाग में उमड़ रही थी। यह उसके बचपन का सबसे खूबसूरत हिस्सा था। उसके दत्तक पिता, उसकी बड़ी बहनें जो उसे बहुत प्यार करती थीं, और उसके चंचल बड़े भाई। जू जीमो ने इलाके का जायजा लिया। हालांकि लड़ाई कुछ समय पहले समाप्त हो चुकी थी, फिर भी उसे राक्षसी ऊर्जा के हल्के निशान महसूस हो रहे थे। महान सम्राट टुनरी की सूर्य भक्षण कुल्हाड़ी के बारे में उसने एक पल सोचा और अपराधी के बारे में निश्चित हो गया। अल्पविराम। ये देखकर कि बाकी लोग अभी भी घटनास्थल का सर्वेक्षण कर रहे थे, जूजीमो चुपचाप नी शिंकिंग के पास गया और कहा, मुझे लगता है कि मैं जानता हूं कि यह किसने किया है। कौन? नी शिंकिंग तुरंत मुड़ी। उसकी आभा उग्रज्वार की तरह उमड़ पड़ी। क्या हम अदला बदली कर लें? जूजीमो मुस्कुराया। नी शिंकिंग ने उसे काफी देर तक घूर कर देखा। तुम क्या चाहते हो? तुम्हें पवन पूर्वज की विरासत मिली है ना? जू जीमो ने पूछा। नी शिंकिंग ने सिर हिलाया। यह कोई रहस्य नहीं था। पवन पूर्वज द्वारा उन्हें दी गई मान्यता ही वह कारण था जिसके चलते वे अमर आत्मा संप्रदाय की संत बनी। उस विरासत में एक पेंटिंग है, जू जीमो ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे वह चाहिए। कौन सी पेंटिंग? नी शिंकिंग ने हैरानी से भौहें चढ़ा ली। अब इसमें कोई मजा नहीं है। जू जीमो ने हंसते हुए सिर हिलाया और जाने के लिए मुड़ गया। रुको, विरासत में कई चित्र हैं। मुझे सच में नहीं पता कि तुम किस चित्र की बात कर रहे हो, नी शिंकिंग ने उसे रोकते हुए कहा। मैं पवन पूर्वज के आत्मचित्र की बात कर रहा हूँ, जू जीमो ने कहा। चलो एक सौदा करते हैं, तुम मुझे चित्र दे दो और मैं तुम्हें बता दूंगा कि हत्यारा कौन है। लेकिन आपको पवन पूर्वज का आत्मचित्र क्यों चाहिए? नी शिंकिंग ने स्पष्ट रूप से संदेह जताते हुए पूछा। मैंने कई महान ऐतिहासिक हस्तियों का अध्ययन किया है, जू जीमो ने उत्तर दिया। मैंने सुना है कि वह बेहद खूबसूरत थी। मैं बस खुद देखना चाहता हूँ। अगर आप सिर्फ देखना चाहते हैं, तो मैं आपको अभी दिखा सकती हूँ। लेकिन अगर आपको पूरी पेंटिंग चाहिए, तो यह नामुमकिन है, नी शिंकिंग ने दृढ़ता से कहा। मुझे अपने पूर्वजों की विरासत में से कुछ भी देने का कोई अधिकार नहीं है। तो इसका मतलब ना है। जू जीमो ने फिर से अपना सिर हिलाया और ऋषि मंडली की ओर वापस चल दिया। इस बार नी शिंकिंग ने उसे नहीं रोका। वह वहीं खड़ी रही, गहरी सोच में डूबी हुई।
वह बेवकूफ नहीं थी। उसने उसके "मैं बस उसकी सुंदरता देखना चाहता था" वाले बहाने पर एक पल के लिए भी विश्वास नहीं किया। अगर जूजीमो को वह पेंटिंग चाहिए थी, तो वह पेंटिंग कीमती होनी चाहिए थी। उसने पहले इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब उसे शक था कि पेंटिंग में कोई छिपा हुआ रहस्य है। अपने पिता का बदला लेने के लिए वह समय लेगी। सुराग धीरे धीरे सामने आ जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ, तो एक बार जब वह पर्याप्त शक्तिशाली हो गई, शायद स्वर्ग की इच्छा की वाहक भी, तो वह सच्चे मार्शल पवित्र भूमि पर वापस आ सकती है और जूजीमो से सच्चाई उगलवा सकती है। लेकिन अगर उस पेंटिंग में वाकई कोई अविश्वसनीय अवसर छिपा था, और उसने उसे हाथ से जाने दिया, उसे शायद फिर कभी मौका न मिले। अल्पविराम। खंडहरों का अच्छी तरह से निरीक्षण करने और यह पुष्टि करने के बाद कि कोई जीवित नहीं बचा है, समूह जहाज पर वापस सवार हुआ और पवित्र जलप्रपात संप्रदाय की ओर चल पड़ा। पूरी यात्रा के दौरान निशिंकिंग ने जूजीमो पर नजर रखना कभी बंद नहीं किया, यहाँ तक कि वह ये भी सोचने लगी कि क्या संप्रदाय के विनाश में उसका कोई हाथ था। जूजीमो आंखें बंद करके पीछे की ओर झुक गया। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। निशिंकिंग ने उसे पेंटिंग दी या नहीं, इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता था। अपनी सूक्ष्म पूछताछ के माध्यम से उसने पहले ही पुष्टि कर ली थी, वह उसके पास थी। आधे दिन की उड़ान के बाद ऋषियान अंततः अपने गंतव्य पवित्र वसंत संप्रदाय में पहुंच गया, जो एक लंबा और समृद्ध इतिहास वाला संप्रदाय है। पवित्र झरना संप्रदाय की उत्पत्ति में किंवदंती का अंश निहित है। ऐसा कहा जाता है कि बहुत समय पहले एक ऋषि पश्चिमी क्षेत्र से गुजरे और उन्होंने एक आध्यात्मिक झरने की खोज की, जो स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा के सघन संकेंद्रण से निर्मित एक प्राकृतिक खजाना था। यह एक संप्रदाय की स्थापना के लिए आदर्श स्थान था। स्वभाव से परोपकारी इस ऋषि ने झरने के आसपास उपदेश देना और अपनी शिक्षाओं का प्रसार करना शुरू कर दिया, जिससे आसपास के कई कस्बों के ग्रामीण आकर्षित हुए। वहां आने वाले सभी लोगों को झरने का पानी पीने की अनुमति थी। समय बीतने के साथ साथ उस ऋषि का नाम दूर दूर तक फैल गया, और झरने के आसपास एकत्रित होने वाले साधकों की संख्या लगातार बढ़ती गई। अंततः उन्होंने औपचारिक रूप से एक संप्रदाय की स्थापना का सुझाव दिया। ऋषि का नाम पवित्र वसंत ऋषि रखा और संप्रदाय का नाम उनके नाम पर पवित्र वसंत संप्रदाय रखा। कई सौ वर्षों बाद जब ऋषि जाने की तैयारी कर रहे थे, तो उन्होंने संप्रदाय के प्रमुख का पद अपने सबसे वरिष्ठ शिष्य को सौंप दिया। उस समय पवित्र वसंत संप्रदाय एक छोटी सी शक्ति थी जो तीसरे और दूसरे दर्जे के बीच मंडरा रही थी। उसके कुछ सदियों बाद उस संप्रदाय के एक शिष्य ने अनजाने में एक व्यक्ति की जान बचा ली। उस आदमी ने वादा किया कि वह एक दिन एहसान चुका देगा, लेकिन किसी ने भी इसे गंभीरता से नहीं लिया, ये सोचकर कि यह केवल शिष्टाचार के शब्द थे। किसी ने भी यह अनुमान नहीं लगाया होगा कि एक सदी बाद उस व्यक्ति की आवाज पूरे आदिम हृदय भूमि में गूंजेगी। आज मैं स्वर्ग के आदेश को धारण करता हूँ और वुचेन की उपाधि से महासम्राट के रूप में आरोहण करता हूँ। मैं 8 निर्जन लोकों पर शासन करूंगा और ब्रह्मांड पर अपना प्रभुत्व स्थापित करूंगा। वह व्यक्ति अपने युग का महान सम्राट बन गया था। उस क्षण से पवित्र वसंत संप्रदाय ने स्वर्ण युग में प्रवेश किया। जिस शिष्य ने उसे बचाया था, उसे संप्रदाय का प्रमुख बना दिया गया। ग्रैंड सम्राट वुचेन के संरक्षण में पवित्र वसंत संप्रदाय तेजी से उभरा और एक प्रथम श्रेणी की शक्ति बन गया। ऐसा कहा जाता है कि ग्रैंड सम्राट वुचेन की पत्नी पवन पूर्वज थी, जिसने पवित्र वसंत संप्रदाय और अमर आत्मा संप्रदाय के बीच संबंधों को भी मजबूत किया। अल्पविराम। ऋषि धीरे धीरे पवित्र जलप्रपात संप्रदाय के प्रवेश द्वार पर उतरे। ऊपर से देखने पर यह संप्रदाय सच्चे मार्शल पवित्र भूमि की भव्यता से पूरी तरह मेल नहीं खाता था, लेकिन फिर भी यह राजसी था। प्राचीन वृक्ष आकाश की ओर ऊंचे उठते थे, नदियां चट्टानों से झरनों की तरह लटकती थी, और कोहरा रेशम की तरह लिपटा हुआ था। पहाड़ जेलों की तरह विशाल दिखाई देते थे, मीनारें तलवारों की तरह खड़ी थी। 1000 मीटर से भी अधिक लंबे विशालकाय जानवर संप्रदाय के पास घूमते थे, अपने पीछे पहाड़ों को घसीटते हुए। कुछ शिष्यों ने समुद्र की तरह तलवारों की आभा बिखेरी, जबकि अन्य ने बिजली से प्रहार किया, जिससे आकाश 2 हिस्सों में बंट गया। इन सब में सबसे अविश्वसनीय थे वे झरने जो पूरे संप्रदाय में बिखरे हुए थे। कुछ फूलों के खेतों की तरह खिल उठे, कुछ जानवरों की तरह दहाड़ उठे, कुछ तलवारों की बारिश में बदल गए या सैकड़ों मीटर ऊपर आकाश में जा गिरे और बादलों में विलीन हो गए। ग्रैंड एल्डर त्यानज़ेन, ग्रैंड एल्डर फानेयुन, काफी समय हो गया है।
पवित्र वसंत संप्रदाय के गुरु लुओ चांगहे बुजुर्गों के एक समूह के साथ उनका स्वागत करने पहुंचे। पंथ के स्वामी लुओ, ऐसा लगता है कि हमारी पिछली मुलाकात के बाद से आपकी साधना में फिर से सुधार हुआ है। ग्रैंड एल्डर त्यानजिन मुस्कुराए। बिल्कुल नहीं, कृपया अंदर आइए, दावत तैयार है। भीतरी प्रांगण प्रतियोगिता कल सुबह शुरू होगी, लुओ चांगहे ने उन्हें अंदर आने का निमंत्रण देते हुए कहा। अल्पविराम। जब वे पहुंचे तब तक दोपहर ढल चुकी थी। रात के खाने के बाद जैसे ही शाम ढलने लगी, आसमान में अंधेरा छा गया। प्रतियोगिता अगले दिन सुबह होने वाली थी, इसलिए मेहमानों के लिए कमरे पहले से ही तैयार कर लिए गए थे। अपने कमरे में वापस आकर निशिंकिंग ने पवन पूर्वज की पेंटिंग निकाली और उसका अध्ययन करना शुरू कर दिया। चित्र में दिख रही महिला अविश्वसनीय रूप से सजीव लग रही थी, हल्के नीले रंग के जालीदार गाउन में सजी हुई, इतनी यथार्थवादी कि ऐसा लग रहा था मानो वह कैनवास से बाहर निकल आएगी। वह स्वर्ग से उतरती हुई किसी अप्सरा जैसी लग रही थी, जो चित्रकार की अद्भुत कुशलता का प्रमाण था। जैसे ही निशिंकिंग पेंटिंग के अर्थ पर विचार कर रही थी, दरवाजे पर दस्तक हुई। चौंककर उसने जल्दी से पेंटिंग को छिपा दिया और दरवाजा खोल दिया। तुम, उसने बाहर खड़े व्यक्ति को देखकर भौहें चढ़ा ली। लिटिल गुई मुस्कुराया। मैं एक सौदे पर चर्चा करने आया हूँ। मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, निशिंकिंग ने दरवाजा बंद करने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन लिटिल गुई ने उसे रोक दिया। क्या तुम यह नहीं जानना चाहते कि तुम्हारे दत्तक पिता की हत्या किसने की? निशिंकिंग हिचकिचाई, फिर उसने दरवाजा खोला। चलिए काम की बात करते हैं, लिटिल गुई ने अंदर आते हुए कहा। जू जिमो को मारने में मेरी मदद करो, और मैं तुम्हें बता दूंगा कि हत्यारा कौन है। यह असंभव है, निशिंकिंग ने सिर हिलाया। जू जिमो सच्चे मार्शल पवित्र मैदान के उपप्रभु का पुत्र था। यदि वह उसे मार देती और जू किंगशान को क्रोधित कर देती, तो दोनों संप्रदायों के बीच युद्ध छिड़ सकता था, और निस्संदेह उसे जू किंगशान के क्रोध को शांत करने के लिए बलिदान कर दिया जाता। अमर आत्मा संप्रदाय की संतनी होने के बावजूद भी उसे सुरक्षा नहीं मिलेगी। ये निश्चित था। अल्पविराम। अगर मैं तुमसे कहूं कि स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के विनाश का आदेश जूजिमो ने दिया था तो क्या होगा? लिटिल गुई ने शांत भाव से कहा। यह मजाक नहीं है, निशिंकिंग ने ठंडे स्वर में उसकी ओर देखा। मेरे पास झूठ बोलने का कोई कारण नहीं है, लिटिल गुई ने कहा। मैं हमेशा उसके साथ रहा हूँ, मैं उसके कई रहस्य जानता हूँ। तुम मुझे ये क्यों बता रहे हो? निशिंकिंग ने भौहें चढ़ाकर पूछा। भले ही मैं तकनीकी रूप से उसका अधीनस्थ हूँ, उसने मुझे कभी इंसान की तरह नहीं समझा। वह क्रूर और निर्दयी है। मैं उसे मरा हुआ देखना चाहता हूँ, लिटिल गुई ने घृणा से भरी आंखों से कहा। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम सफल हो जाते हैं, तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। और चूंकि हम पवित्र वसंत संप्रदाय में हैं, इसलिए हम उन्हें दोषी ठहरा सकते हैं। मुझे इसके बारे में सोचने दो, निशिंकिंग ने कुछ देर रुकने के बाद कहा। तुम संत हो सकती हो, लेकिन तुम्हारी स्थिति अटल नहीं है, लिटिल गुई ने मुस्कुराते हुए कहा। जैसा कि मैं समझता हूँ, जूजिमो द्वारा स्वर्ग तलवार संप्रदाय को नष्ट करने का कारण एक महान सम्राट की विरासत थी। यदि तुम उसे मार देती हो, तो विरासत तुम्हारी हो जाएगी, और हम उसके सभी संसाधनों को 50-50 बांट लेंगे। जरा सोचो, जू किंगशान के पुत्र के रूप में उसके पास निश्चित रूप से अपार साधना संसाधन है। उनका उपयोग करके तुम संत के रूप में अपनी भूमिका को और मजबूत कर लोगी, और एक दिन स्वर्ग की इच्छा प्राप्त करने का अवसर भी पा सकती हो। हम क्या करें? निशिंकिंग ने दृढ़ संकल्प से भरी आंखों से पूछा। अपने पालक पिता की मृत्यु ने उसे गहरे सदमे में डाल दिया था, लेकिन एक महान सम्राट की विरासत और अपार संसाधनों के लालच ने उसे इस कदम की ओर धकेल दिया। आज रात ही हमारा सबसे अच्छा मौका है, लिटिल गुई ने कहा। कल प्रतियोगिता समाप्त हो गई और वह पवित्र वसंत संप्रदाय छोड़कर चला गया, तो हमें फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। मैंने जितना देखा है, वह याश है। बस उसे थोड़ा सा बहलाना है, फिर चुपके से यह चीज उसकी शराब में मिला देनी है, बस काम हो गया। लिटिल गुई ने पाउडर की एक छोटी थैली निकाली। क्या बात है? निशिंकिंग ने भौहें चढ़ाकर पूछा। मेरिडियन सील करने वाला पाउडर, लिटिल गुई ने उत्तर दिया। पैरागॉन मेरिडियन दायरे से नीचे का कोई भी व्यक्ति जो इसका सेवन करेगा, उसकी सभी मेरिडियन सील हो जाएंगी, और वह एक साधारण नश्वर प्राणी बन जाएगा। उसके बाद वह हमारी दया पर निर्भर होगा।
उसे सीधे मार क्यों नहीं देते? क्या वह ज्यादा सुरक्षित नहीं होगा? नी शिनकिंग ने पूछा। मौत तो बहुत आसान होगी, लिटिल गुई ने गुस्से से भरे चेहरे के साथ कहा। मैं उसे धीरे धीरे तड़पाना चाहता हूँ, उससे उन सभी कष्टों का बदला लेना चाहता हूँ जो मैंने सहे हैं। पहले तो नी शिनकिंग को लिटिल गुई की बातों पर थोड़ा शक हुआ, लेकिन लिटिल गुई के बिगड़े हुए चेहरे को देखकर उसे समझ आ गया कि जूजीमो ने उसे सचमुच बहुत प्रताड़ित किया होगा, इतना कि उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया होगा। ऐसे लोग कुछ भी कर सकते हैं। मैं समझ गई, नी शिनकिंग ने शांत भाव से कहा और पाउडर की थैली उठा ली। तो आज रात के लिए तैयार हो जाओ, लिटिल गुई ने चेतावनी देते हुए कहा। जूजिमो के कमरे में जाते समय सावधान रहना। अगर किसी ने तुम्हें देख लिया, तो हम कभी भी इसका कारण नहीं बता पाएंगे। नी शिनकिंग ने चुपचाप सिर हिलाया। लिटिल गुई को जाते हुए देखकर उसकी आंखों में गहरी सोच की झलक दिखाई दी। अंत में, उसने लंबी और धीमी सांस छोड़ी, मानो उसने अपना मन बना लिया हो। साहसी लोग अच्छा खाते हैं, डरपोक लोग भूखे मरते हैं। वह शीशे के सामने बैठी और ध्यान से मेकअप करने लगी। फिर अंधेरी, बिना चांद वाली रात की आड़ में, वह चुपचाप जूजिमो के कमरे की ओर चल पड़ी। उस समय, जूजिमो ने अभी अभी अपना बाहरी वस्त्र उतारा था और सोने ही वाला था कि उसने दरवाजे पर दस्तक सुनी। कौन है? उसने दरवाजा खोलते हुए पूछा, तो पाया कि नी शिनकिंग वहां खड़ी थी। गुलाब जैसी सुगंध की एक लहर उसकी ओर बह रही थी। उसने मोहक, गहरा मेकअप किया हुआ था, जो बड़ी कुशलता से किया गया था। जिमो, मैं तुमसे किसी बात पर चर्चा करना चाहती थी, नी शिनकिंग ने कोमल स्वर में कहा, उसकी आंखें मोहक थीं। जू जिमो के होठों पर एक समझदारी भरी मुस्कान आ गई। उसने तुरंत ही दोस्ताना और उत्सुकता भरे रवैये से उसका स्वागत किया। बैठ जाओ, शिनकिंग, थोड़ा पानी पी लो, मैं अपना चोला वापस पहन लेता हूँ। ज्यादा अशोभनीय नहीं हो सकता, उसने कहा और कप में चाय डालते हुए कपड़े पहनने के लिए मुड़ गया। कोई बात नहीं, निशिनकिंग मुस्कुराए और सहजता से जूजीमो और चाय के बीच में खड़ी हो गई। उसने पैकेट निकाला और सारा पाउडर कप में डाल दिया। जब जूजीमो तैयार हो गया, तो उसने प्यारी सी मुस्कान के साथ उसे कप पकड़ा दिया। जीमो, चलो एक साथ पीते हैं। जरूर, जूजिमो ने प्याला लेते हुए कहा और मुस्कुराते हुए उसे घूरने लगा। उसने प्याला उठाया और बिना किसी झिझक के पी लिया। अच्छा, शिनकिंग, तुम मुझसे किस बारे में बात करना चाहती थी? उसने शराब पीने के बाद लापरवाही से पूछा। जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है, नी शिनकिंग ने उसके कान के पास झुककर फुसफुसाते हुए जवाब दिया। क्या तुमने ही किसी को स्वर्गिक तलवार संप्रदाय का नरसंहार करने के लिए भेजा था? जू जीमो का चेहरा तुरंत बदल गया। उसने उसकी ओर इशारा करते हुए घबरा कर कहा, तुम्हें कैसे पता चला? तो वाकई में ये तुम ही थे। नी शिनकिंग के चेहरे पर भावहीनता छा गई। मैं तुम्हें मार डालूंगा, जू जीमो ने गुस्से में चिल्लाते हुए अपना हाथ उठाकर उसे मारने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को प्रवाहित करने की कोशिश की, उसे अचानक लगा कि उसका शरीर ढीला पड़ गया है और वह जमीन पर गिर पड़ा। नी शिनकिंग की ओर देखते ही उसका चेहरा पीला पड़ गया। तुमने मेरे साथ क्या किया? कुछ खास नहीं, नी शिनकिंग मुस्कुराई। बस चाय के कप में थोड़ा सा मेरिडियन सील पाउडर मिला दिया है। तू दुष्ट वेश्या, जूजिमो ने सीने पर हाथ रखकर आंखें बंद करके कराहते हुए कहा। मैं हार गया, जाओ और मुझे मार डालो। नी शिनकिंग ने ठंडी सांस ली और उसकी ओर बढ़ने लगी। उसके चारों ओर आध्यात्मिक शक्ति का बवंडर चल रहा था। वह हमला करने के लिए तैयार थी, लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद कुछ गड़बड़ सी महसूस हुई। उसकी अपनी नसें एक एक करके बंद होती जा रही थीं। उसकी आभा में उतार चढ़ाव आया, फिर वह पूरी तरह गायब हो गई। वह कीचड़ के ढेर की तरह जमीन पर गिर पड़ी। उसकी सारी ताकत खत्म हो चुकी थी। शिनकिंग, क्या हुआ? जू जीमो की आवाज फिर से सुनाई दी। संकोच मत करो, मुझे मार डालो। उसी क्षण नी शिनकिंग को एक भयानक एहसास हुआ। उसने अभी अभी इस्तेमाल किए गए चाय के कप पर एक नजर डाली। जू जीमो पहले से ही खड़ा था, पूरी तरह से सुरक्षित। वह आह भरते हुए सिर हिलाते हुए पास आया, उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया और धीरे से बोला, ओह शिनकिंग, तुम्हारा लालच हद से ज्यादा है। तुम इतनी भोली क्यों हो? तभी दरवाजा चरमराते हुए खुला और लिटिल गुई मुस्कुराते हुए चुपके से अंदर आ गया। बॉस, मेरी एक्टिंग कैसी थी? काम चलाओ, जूजिमो ने मुस्कुराते हुए कहा।
मुझ जैसा आदमी तो अपनी खूबसूरती के दम पर गुजारा कर सकता है, जबकि तुम्हें अभिनय पर निर्भर रहना पड़ता है। कितनी दुखद दुनिया है। निशिंकी को धीरे धीरे इस सच्चाई का एहसास हुआ और उसे गहरा सदमा लगा। उसे उन दोनों ने पूरी तरह से धोखा दिया था। कहते हैं लालच तर्कशक्ति को धूमिल कर देता है। प्रलोभन के सामने बुद्धि अक्सर कमजोर पड़ जाती है। निशिंकी ने अपनी आंखों में क्रोध लिए लिटिल गुई को घूर कर देखा। वह पहले उसके कमरे में आया था और ऐसा व्यवहार कर रहा था जैसे वह जूजीमो से नफरत करता हो, ये दावा करते हुए कि जूजीमो ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया था और वह बदला लेना चाहता है, ये कहते हुए कि वह उसे धीरे धीरे यातना देगा। सब झूठ था, हर शब्द और हर भाव नकली था। और अब न केवल उसकी नसें अवरुद्ध हो गई थी, बल्कि उसका शरीर लकवाग्रस्त हो गया था। वह बोल भी नहीं सकती थी। उस चाय में निश्चित रूप से कुछ मिलावट की गई थी। अल्पविराम। अब मैं तुम्हारे साथ क्या करूं? जूजीमो ने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाते हुए और उसकी घृणा भरी आंखों में घूरते हुए मुस्कुराते हुए कहा। फिर वह और लिटिल गुई दोनों ने काले कपड़े पहन लिए और खुद को पूरी तरह से ढक लिया। छोटे गुई को पूरी योजना का पता नहीं था, लेकिन उसने कोई सवाल नहीं पूछा। वे भेष बदलकर चुपचाप निशिंकी को पवित्र जलप्रपात संप्रदाय के पीछे एक दूरस्थ चट्टानी उद्यान में ले गए। अब क्या करें, बॉस? लिटिल गुई ने उत्सुकता से पूछा। बात मत करो, हम 1 घंटे इंतजार करेंगे, जूजीमो ने ठंडे लहजे में कहा। इसके बाद उसने निशिंकी की भंडारण अंगूठी को हटा दिया और उसमें से वह चित्र निकाल लिया जिसकी उसे तलाश थी। अंगूठी के बाकी सामान में से उसने कुछ कीमती चीजें अपने लिए रख ली और बाकी लिटिल गुई को दे दी। आखिरकार लिटिल गुई वफादारी से उसके लिए छोटे मोटे काम करता आ रहा था और उसकी साधना अभी अभी ट्रू मेरिडियन दायरे तक पहुंची थी। वह पीछे नहीं रह सकता था। अल्पविराम। 1 घंटा बीत गया। जूजीमो ने पूरी तरह से घबराए हुई निशिंकी को देखा। उसने उसका गला पकड़कर ठंडी आवाज में फुसफुसाया, मरने से पहले मैं तुम्हें बता ही देता हूँ कि मैंने स्वर्गिक तलवार संप्रदाय को नष्ट नहीं किया था। ये काम चू यांग नाम के किसी व्यक्ति ने किया था। वह सनशाइन विलेज नाम की एक छोटी सी जगह से है, लेकिन उसकी किस्मत बेमिसाल है। मैंने आज रात तुम्हें इसलिए मारा क्योंकि उसने मुझे एक ऐसा सौदा पेश किया जिसे मैं ठुकरा नहीं सकता था। मुझे उम्मीद है कि तुम इसका बदला नहीं लोगी। निशिंकी भय से आंखें फाड़कर देखती रही, विरोध करने में असमर्थ थी। तभी जूजीमो की पकड़ उसके गले पर और कस गई। अल्पविराम। रात खामोशी में गुजरी। भोर होते ही सूर्य की किरणें सुनहरे प्रभामंडल की तरह आकाश में फैल गईं। कोमल हरी घास पर ओस की बूंदें अभी भी जमी हुई थीं, जो सुबह की रोशनी में हीरों की तरह चमक रही थी। पवित्र वसंत संप्रदाय के भीतर आंतरिक संप्रदाय प्रतियोगिता की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही थीं। जब उस सुबह अमर आत्मा संप्रदाय और सच्चे मार्शल पवित्र संप्रदाय के शिष्य एकत्रित हुए, तो निशिंकी कहीं भी नहीं मिली। एल्डर फान्युन के किसी को उसकी खैरियत जानने के लिए भेजने से पहले ही अचानक एक चौंकाने वाला संदेश आया, मानो आसमान से बिजली गिरी हो। कृत्रिम पहाड़ी से गुजर रहे एक शिष्य ने निशिंकी का शव देखा। जब संप्रदाय प्रमुख लुओ चांगहे सभी के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, तो ग्रैंड एल्डर फान्युन उन्हें देखकर पीले पड़ गए। निशिंकी की हालत का जायजा लेने के बाद लुओ चांगहे ने कहा, उसे बचाना नामुमकिन है। उनकी आवाज में उदासी थी। चूंकि यह घटना आपके पवित्र वसंत संप्रदाय में घटी है, तो क्या आपको हमें इसका स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए? फान्युन ने ठंडे स्वर में कहा। आप निश्चिंत रहें, महागुरु फान्युन, लुओ चांगहे ने सिर हिलाते हुए कहा। मैंने संप्रदाय के द्वार पहले ही सील कर दिए हैं, किसी को भी बाहर जाने की अनुमति नहीं है। आंतरिक दरबार प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद मैं संप्रदाय के प्रत्येक शिष्य की गहन जांच करूंगा। जूजीमो ने लुओ चांगहे की ओर एक नजर डाली। उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। आमतौर पर जब किसी अतिथि संप्रदाय की सिंतनी की हत्या आपके परिसर में होती है, तो क्या संप्रदाय का मुखिया सब कुछ छोड़कर तुरंत जांच के लिए नहीं जाता? प्रतियोगिता के लिए इसे टालना अजीब लग रहा था। लुओ चांगहे के रवैये से ऐसा प्रतीत होता था कि पवित्र वसंत संप्रदाय और अमर आत्मा संप्रदाय के बीच संबंध अफवाहों के अनुसार उतने मैत्रीपूर्ण नहीं थे। क्या तुम हत्यारे को बचाने की कोशिश कर रहे हो? फान्युन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। प्रतियोगिता समाप्त होने तक सब कुछ सुलझ चुका होगा। तुम बेबुनियाद आरोप लगा रहे हो, लुओ चांगहे ने तीखे स्वर में जवाब दिया। सिर्फ इसलिए कि उसकी मौत यहाँ हुई,
इसका मतलब यह नहीं कि सारा दोष हमारा है। हो सकता है उसने किसी को नाराज किया हो और वे उसे मारने के लिए यहाँ आए हों। हम जिम्मेदारी लेंगे, लेकिन मैं किसी भी बात से पीछे नहीं हट रहा हूँ। मैंने पहले ही कहा है कि हम टूर्नामेंट के बाद जांच करेंगे। लुओ चांग कहे, क्या यह उस समय हुई घटना का तुम्हारा बदला है? फानेयुन का लहजा कड़वा हो गया और उसने सारे दिखावे को त्याग दिया। निशिंकिंग की मृत्यु केवल वर्षों की साधना का नुकसान नहीं थी। वह पवन पूर्वज की विरासत को आगे बढ़ा रही थी। यदि वह विरासत खो जाती, तो फानेयुन अमर आत्मा संप्रदाय का बलि का बकरा बन जाता। मैं इतना तुच्छ नहीं हूँ, लुओ चांगहे ने शांत भाव से कहा। लेकिन हमें अभी तक हत्यारे का पता नहीं चला है। हम जिम्मेदारी लेंगे, लेकिन बिना सबूत के सारा दोष हम पर मत डालो। तुम्हें सबूत चाहिए। फान्युन गुर्राए, उसकी इंपीरियल मेरिडियन दायरे की साधना का दबाव बाहर की ओर फूट पड़ा। उसके चारों ओर आध्यात्मिक शक्ति का भावर उमड़ रहा था। उसके पीछे एक हल्के नीले रंग का भावर बन गया। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उसने अपने हाथों को हवा में फैला दिया हो, मानो वह समय और स्थान को अलग कर रही हो। उसके सामने अचानक एक सफेद पर्दा प्रकट हो गया। यह क्या है? लू आंग ने जूजिमो से पूछा। कोई जानकारी नहीं, जूजिमो ने उत्तर दिया। ये समय उत्क्रमण है, जो महान एल्डर फान्यून की सच्ची नियति क्षमता का एक प्रकटीकरण है, महान एल्डर त्यानजिन ने कहा। जब तक मृत्यु 24 घंटों के भीतर हुई हो, वह इसका उपयोग मृतक की मृत्यु से पहले के अंतिम घंटे को पुनः जीने के लिए कर सकती है। ये तो वाकई प्रभावशाली है, लुआंग ने उत्सुकता से कहा। जब साधक निर्जन मध्याह्न क्षेत्र में पहुंचते हैं, तो वे एक सच्ची नियति का संघनन कर सकते हैं। शाही मध्याह्न क्षेत्र में पहुंचने पर वे उस सच्ची नियति को प्रत्येक व्यक्ति की विशिष्ट शक्तियों के साथ प्रकट कर सकते हैं। अल्पविराम। जैसे ही ग्रैंड एल्डर फान्यून के हाथ पर्दे पर चले, छवियां दिखाई देने लगी। सभी का ध्यान उस दृश्य पर केंद्रित था। पहाड़ी के पीछे चांदनी रात में निशिंकी जमीन पर बेसुध पड़ी थी। काले वस्त्र पहने दो आकृतियां उसके बगल में बैठी थीं। वे लगभग 1 घंटे तक चुपचाप बैठे रहे। ग्रैंड एल्डर फान्यून का चेहरा गंभीर हो गया। उसे एहसास हुआ कि शायद इन लोगों को उसकी क्षमता के बारे में पता था, इसलिए उन्होंने खुद को नकाबपोश कर लिया और हत्या को घंटे के अंत तक टाल दिया, जिससे उसकी दृष्टि बेकार हो गई। लेकिन दृश्य समाप्त होने से ठीक पहले काले वस्त्र पहने व्यक्तियों में से एक खड़ा हुआ और निशिंकिंग का गला पकड़ लिया। उससे एक गहरी आवाज आई। मरने से पहले मैं तुम्हें बता ही दूं, मैंने स्वर्गिक तलवार संप्रदाय को नष्ट नहीं किया था। ये चू यांग नाम के एक व्यक्ति ने किया था। वह सनशाइन नाम के एक छोटे से गांव से है, लेकिन उसकी दौलत कम नहीं है। जैसे ही उस व्यक्ति ने बोलना समाप्त किया, उसने निशिंकिंग की जान ले ली। इसके बाद वे दोनों व्यक्ति पवित्र जलप्रपात संप्रदाय के मुख्य द्वार की ओर चले गए। चू यांग, सनशाइन विलेज, फानियुन ने दांत पीसते हुए नाम बोले। उसकी साधना की आभा आकाश में फैल गई, जिससे हवा भी कांप उठी। शांत हो जाए, ग्रैंड एल्डर फान्यून, लुओ चांगहे ने जल्दी से कहा। बेशक तुम शांत हो, तुम्हारे संप्रदाय ने अभी अभी अपनी सनसनी को नहीं खोया है, उसने तीखे स्वर में कहा। इस त्रासदी के कारण मुझे मामले को संभालने के लिए वापस लौटना होगा। जहां तक तुम्हारी प्रतियोगिता की बात है, मैं उससे हट रही हूँ। समझ में आता है, लुओ चांगहे ने शांत भाव से उत्तर दिया। एक संत की मृत्यु को प्राथमिकता दी जाती है। हम भी अपनी तरफ से पूरी तरह से जांच करेंगे। तुम्हारे भले के लिए, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा संप्रदाय वास्तव में इसमें शामिल नहीं है, फान्यून ने मुड़कर अपने शिष्यों के साथ गुस्से में चले जाने से पहले कहा। अल्पविराम। उसे गुस्से में जाते हुए देखकर लुओ चांगहे ने ग्रैंड एल्डर त्यानजिन की ओर मुड़कर हल्की सी मुस्कान दी। मुझे उम्मीद है कि इस घटना ने आपको ज्यादा परेशान नहीं किया होगा। कोई बात नहीं, त्यानजिन ने सिर हिलाते हुए कहा। इसके बाद वह जूजिमो और अन्य लोगों को प्रतियोगिता स्थल पर ले गया। इसी बीच लुओ चांगहे ने गुप्त रूप से कई बुजुर्गों को बुलाया और आदेश जारी किए। वर्तमान में प्रतिस्पर्धा कर रहे शिष्यों के अलावा संप्रदाय के हर कोने की तलाशी लो। यदि कोई संदिग्ध गतिविधि करता हुआ दिखाई दे, तो पहले उसे गिरफ्तार करो, बाद में उससे पूछताछ करो। अल्पविराम। वरिष्ठ भाई लू, जूजिमो ने उत्सुकता से पूछा, क्या संप्रदाय प्रमुख लुओ और ग्रैंड एल्डर फान्यून के बीच कोई पुराना संबंध है? मैंने कुछ अफवाहें सुनी हैं, लुआंग ने धीमी आवाज में जवाब दिया। वापस आने पर मैं तुम्हें बता दूंगी।
दूसरी ओर ग्रैंड एल्डर फान्यून अपने कैंगलुआन पशु पर सवार होकर पूरी गति से अमर आत्मा संप्रदाय की ओर वापस चली गई। उसे अपनी जांच 2 सुरागों से शुरू करनी थी, सनशाइन विलेज और चुयांग। अल्पविराम। ट्रू मार्शल सेक्रेड ग्राउंड में बेली शियाओ साउथ गूज माउंटेन से लौटने के बाद से ही बेचैन था। उसे नहीं पता था कि जूजीमो को चुयांग के बारे में कैसे पता चला, लेकिन चुयांग जितना अधिक समय सनशाइन विलेज में रहेगा, उतना ही अधिक खतरा उस पर मंडराएगा। जूजीमो उस जानकारी का इस्तेमाल करके उसे कभी भी धमकी दे सकता था। इसलिए उसने जू कियानिक्सू को बुलाया और उसे सनशाइन विलेज जाने, चुयांग को वापस लाने या उसे छिपाने के लिए कोई सुरक्षित स्थान खोजने का आदेश दिया। तभी उसे चैन की नींद आ सकती थी, क्योंकि अगर एक दिन जूजीमो ने चुयांग को मारने का फैसला कर लिया, तो वह उसे रोक नहीं पाएगी। बेली शियाओ के आदेश मिलने के बाद जू कियानिक्सू तुरंत सनशाइन विलेज के लिए रवाना हो गई। बेली शियाओ की योजना के अनुसार उसे जूजीमो के पवित्र वसंत संप्रदाय से लौटने से पहले चुयांग को एक सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करना था। इसी बीच ग्रैंड एल्डर फान्यून अपने कई शिष्यों को विशाल नीले लुवान पक्षियों पर सवार होकर अमर आत्मा संप्रदाय में वापस ले गए। संतनी की मृत्यु और पवन पूर्वज की विरासत के खो जाने से संपूर्ण अमर आत्मा संप्रदाय में आक्रोश फैल गया। उनके परदादा शियान्युन स्वयं एकांतवास से बाहर आकर इस मामले को सुलझाने के लिए आए। उस संप्रदाय ने पश्चिमी क्षेत्र में अपनी पूरी शक्ति जुटा ली और सनशाइन नामक एक गांव और चुयांग नामक एक युवक की तलाश करने लगा। अमर आत्मा संप्रदाय से संबद्ध छोटे छोटे संप्रदाय भी मदद करने के लिए उत्सुकता से आगे आए। उनके लिए यह एक सुनहरा अवसर था। यदि वे संप्रदाय की सहायता कर सके, तो वे एक घनिष्ठ संबंध स्थापित कर सकते हैं और भविष्य में इससे लाभान्वित हो सकते हैं। महज आधे दिन के भीतर चुयांग या सनशाइन नाम के दर्जनों लोगों और गांवों की पहचान की गई और उनकी जांच की गई, जिसमें ग्रैंड एल्डर शियान्युन ने व्यक्तिगत रूप से उनसे पूछताछ की। अल्पविराम। बेली शियाओ के निर्देशों का पालन करते हुए जू कियानिक्सू सनशाइन विलेज पहुंची, जहां उसे कोचमो मिले। वह चला गया। जू कियानिक्सू ने आश्चर्य से पूछा। जी हाँ, कोचमो ने सिर हिलाया। शियाओ के जाने के बाद चुयांग की साधना में तेजी से सुधार हुआ। मैंने उसे प्रोफाउंड ओरिजिन सिटी के सैन्य शिविर में अपने एक मित्र को सौंप दिया था। मुझे नहीं पता कि अब वह कैसा है। फिर उसने पूछा, सच्चे मार्शल पवित्र मैदान में शियाओ कैसी है? वह ठीक है, जू कियानिक्सू ने जवाब दिया। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, अगर कोई चुयांग के बारे में पूछे तो बस कह देना कि तुम्हें नहीं पता। उसके ठिकाने के बारे में कुछ भी मत बताना। कोचमो ने उसे गंभीरता से देखा। युवावस्था में उन्होंने प्रोफाउंड ओरिजिन सिटी की छावनी में काम किया था और उन्होंने राजनीतिक साजिशों और सत्ता के दांव पेचों का अच्छा खासा अनुभव किया था। दुनिया हमेशा से ही पेचीदा रही है। उसने सिर हिलाया। मैं समझता हूँ। मैं तो बस एक छोटे से गांव का कोच हूँ। मुझे भला क्या पता होगा। अच्छा। जू कियानिक्सू ने उन्हें धन्यवाद कहा और जाने ही वाली थी। तभी अचानक एक जबरदस्त दबाव ने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया। उसने ऊपर देखा तो पाया कि कई विशालकाय नीले लुवान पक्षी आकाश को ढक रहे थे। इन 5वें स्तर के जीवों के आध्यात्मिक दबाव से हवा भी कांप रही थी। ब्लू लुवान पर्वत के ऊपर ग्रैंड एल्डर शियान्युन और ग्रैंड एल्डर फान्यून खड़े थे, जो बहते हुए बैंगनी वस्त्रों में लिपटे हुए थे और उनके चेहरों पर ठंडे भाव थे। उनके बगल में सफेद और नीली धारीदार पोशाक पहने एक आदमी खड़ा था। महामहिम शियान्युन, आगे सनशाइन विलेज होना चाहिए, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि यह वही है जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। मैं नीचे जाकर पता लगाता हूँ, उस व्यक्ति ने विनम्रतापूर्वक कहा। उसका नाम शेन कियू था, जो सनशाइन विलेज के पास एक छोटे से संप्रदाय का नेता था, जो तीसरी श्रेणी की शक्ति भी नहीं थी। उस दिन सुबह उसने अमर आत्मा संप्रदाय का चुयांग के बारे में बुलेटिन देखा था। हालांकि वह चुयांग को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता था, लेकिन पास में ही सनशाइन नाम का एक गांव था। उन्हें तुरंत एहसास हो गया कि यही उनका मौका है। अगर वह अमर आत्मा संप्रदाय की मदद कर सके, भले ही वह उनकी दौलत में हिस्सा न ले सके, तो बची हुई सूप की एक कटोरी भी उसके लिए आशीर्वाद होगी। उन्होंने सूचना दी। उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि स्वयं ग्रैंड एल्डर शियान्युन जांच करने आएंगी। उनकी प्रतिक्रिया उनकी उम्मीदों से कहीं बेहतर थी। अल्पविराम। शेन कियू ने ब्लू लुवान से छलांग लगाई और जू कियानिक्सू और कोचमो के पास उतरी। माफ कीजिए, शेन कियू ने मुस्कुराते हुए कहा,
लेकिन क्या इस गांव में चुयांग नाम का कोई युवक है? तुम कौन हो? जू क्यानिक्सू ने सावधानी से पूछा। मैं चुयांग का गुरु हूँ। गांव के ठीक बाहर स्थित लिटिल स्वॉर्ड सेक्ट का प्रमुख शेन कियू ने मुस्कुराते हुए झूठ बोला। वह मेरा नया शिष्य है, बहुत प्रतिभाशाली है। मैं उसे अच्छी तरह से प्रशिक्षित करना चाहता था, लेकिन वह हाल ही में गायब हो गया। उन्होंने एक बार जिक्र किया था कि उनका गृहनगर सनशाइन विलेज है। पश्चिमी क्षेत्र में कई सनशाइन विलेज हैं, लेकिन मैंने सोचा कि मैं यहाँ पूछकर देखूं। वह लिटिल स्वॉर्ड सेक्ट में शामिल हो गया। जू क्यानिक्सू ने आश्चर्य से कहा। ओह, आप उसे जानते हैं? शेन कियू की आंखें चमक उठी। हम ऐसा नहीं करते, कोचमो ने तुरंत बीच में टोकते हुए कहा। उन्हें पास ही स्थित लिटिल स्वॉर्ड सेक्ट के बारे में जानकारी थी, जिसके सबसे शक्तिशाली सदस्य केवल डेसोलेट मेरिडियन दायरे में थे। लेकिन उनसे ऊपर के ब्लू लुवान उस स्तर से कहीं अधिक शक्तिशाली थे। कोचमो बेवकूफ नहीं थे। उन्हें पता था कि कुछ गड़बड़ है। जू क्यानिक्सू को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह चुप रही। इसे नकारने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही सुन लिया है, शेन कियू ने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे भी, मैं यहाँ कोई परेशानी पैदा करने नहीं आया हूँ। आपने गलत सुना, कोचमो ने दृढ़ता से कहा। हम वास्तव में किसी चुयांग को नहीं जानते। शेन कियू ने कुछ पल उन्हें घूर कर देखा, फिर वापस ब्लू लुवान की ओर उड़ गया। तो, ग्रैंड एल्डर फान्युन ने पूछा। ये ग्रामीण सतर्क हैं, शेन कियू ने कहा। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ चुयांग नाम का एक लड़का है। मुझे बस इतना नहीं पता कि क्या वही वह लड़का है जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। बस बहुत हो गया, ग्रैंड एल्डर शियानियुन ने ठंडे लहजे में जवाब दिया। पश्चिमी क्षेत्र में कई चुयांग हो सकते हैं। कई सनशाइन विलेज भी हो सकते हैं। लेकिन सनशाइन विलेज से चुयांग नाम का कोई व्यक्ति, इस संयोजन से इसकी संभावना बेहद बढ़ जाती है। अल्पविराम। ग्रैंड एल्डर शियानेयुन और अन्य लोग आकाश से नीचे उतरे। उनकी शक्तिशाली आभा ने पूरे गांव को घेर लिया। उन सभी को नीचे देखते हुए उसने ठंडे स्वर में कहा, आपके पास चुयांग का पता बताने के लिए 15 मिनट हैं। अन्यथा। वह कुछ देर रुकी, फिर उसकी आवाज एकदम ठंडी हो गई। पूरे गांव का नरसंहार करो। आप लोग कौन हैं? कोचमो ने हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ते हुए पूछा। सनशाइन विलेज ने ऐसा क्या किया है जिसके लिए उन्हें ये सब सहना पड़ रहा है? ग्रैंड एल्डर शियानेयुन ने उसे एक नजर से देखा, जिसने उसकी आत्मा को जमा दिया। उसकी निगाहें किसी दैवीय शक्ति द्वारा चींटी को देखने जैसी थी। कोचमो को ऐसा लग रहा था मानो वह सांस भी नहीं ले पा रहे हों। वह उसके दबाव में घुट रहे थे। मैं सच्चे मार्शल पवित्र भूमि की शिष्या हूँ। आप कौन हैं? जू क्यानिक्सू ने अपनी पहचान बताने की उम्मीद में तेजी से आगे कदम बढ़ाया। ग्रैंड एल्डर शियानेयुन की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उन्होंने जू क्यानिक्सू की ओर देखा और ठंडे स्वर में उत्तर दिया। किसी गांव को नष्ट करने के लिए हमें ट्रू मार्शल सेक्रेड ग्राउंड की अनुमति की आवश्यकता कब से पड़ने लगी? उसके लिए यह मायने नहीं रखता था कि यह गांव वही है जिसकी वे तलाश कर रहे थे या नहीं। एक को भी भागने देने से बेहतर है कि गलती से 1000 को मार दिया जाए। ये गांव हमारी बड़ी बहन बेली का पैतृक गांव है, आप इसे छू नहीं सकते। जू क्यानिक्सू ने जल्दबाजी में कहा। क्या आपकी वरिष्ठ बहन बेली संपूर्ण ट्रू मार्शल सेक्रेड ग्राउंड का प्रतिनिधित्व कर सकती हैं? एल्डर शियानेयुन ने ठंडी आवाज में कहा। हमारी वरिष्ठ बहन बेली सच्चे मार्शल पवित्र मैदान की छठी महागुरु की भतीजी हैं, और उन्होंने महारानी होंगटियन की विरासत को आगे बढ़ाया है। वह इस पीढ़ी की संत बनने की प्रबल संभावना रखती हैं। आपका क्या विचार है? जू क्यानिक्सू ने थोड़ा आत्मविश्वास प्राप्त करते हुए उत्तर दिया। तो ट्रू मार्शल सेक्रेड ग्राउंड भी इसमें शामिल होना चाहता है? एल्डर शियानेयुन ने थोड़ा भौहें चढ़ाकर जू क्यानिक्सू की ओर देखा। उसने महारानी होंगटियन की विरासत के उत्तराधिकारी के बारे में सुना था, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि यह घटना ट्रू मार्शल सेक्रेड ग्राउंड से जुड़ी होगी। एल्डर शियानेयुन ने उंगली के एक इशारे से आध्यात्मिक शक्ति का एक तीव्र प्रवाह छोड़ा। जू क्यानिक्सू ने अचानक महसूस किया कि उसका पूरा शरीर स्थिर हो गया है। वह हिलने डुलने में पूरी तरह समर्थ है। मैं तुम्हें न्याय की मांग करने के लिए सच्चे मार्शल पवित्र भूमि पर वापस ले जाऊंगा, एल्डर शियानेयुन ने शांत भाव से कहा। बाकी तुम लोग इस गांव की रक्षा करो। मेरे आदेश के बिना कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा। इसके बाद वह जू क्यानिक्सू को, एल्डर फान्युन और कई अन्य लोगों के साथ ब्लू लुवान पर ले गई और ट्रू मार्शल सेक्रेड ग्राउंड के लिए रवाना हो गई।
अल्पविराम। इसी बीच सेक्रेड स्प्रिंग सेक में आंतरिक प्रांगण प्रतियोगिता पूरे जोर शोर से चल रही थी। इस पद के लिए सबसे प्रबल दावेदार निस्संदेह पंथ के नेता लुओ चांगहे के पुत्र लुओ येफेंग थे। न केवल उनकी साधना का स्तर उनके साथियों से कहीं आगे था, बल्कि उन्होंने अपने पिता की प्रसिद्ध विशिष्ट तकनीक, एक तलवार, लंबी नदी, में भी महारत हासिल कर ली थी। ये तकनीक स्वयं लुओ चांगहे द्वारा बनाई गई थी। उनकी वर्तमान प्रतिष्ठा का अधिकांश हिस्सा इसी तकनीक के माध्यम से अर्जित किया गया था, इसलिए उन्होंने इसका नाम अपने नाम पर रखा था। लेकिन जू जीमो को आंतरिक आंगन की प्रतियोगिता उबाऊ लगी। कुछ देर देखने के बाद वह एक तरफ ऊँघने लगा। कुछ ही देर बाद वह बहुत तेज चीख पुकार की आवाज से जाग गया। भीड़ में से लुओ येफेंग और मोलेई के नाम गूंज उठे। क्या ये फाइनल मैच है? जू जीमो ने जम्हाई लेते हुए लुआंग की ओर देखा। हाँ, पूरा दिन नीरस रहा। आखिरकार कुछ रोचक देखने को मिला, लुआंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। शर्त लगाना चाहते हो, भाई लू? जू जीमो ने पूछा। किस तरह की शर्त? लुआंग ने उत्सुकता से पूछा। अंदाजा लगाओ कि उनमें से कौन जीतेगा, जू जीमो मुस्कुराया। अगर मैं जीतता हूँ, तो तुम मुझे लेवल 6 फॉर्मेशन डिस्क दोगे। अगर तुम जीतते हो, तो मैं तुम्हें एंशिएंट विंड ब्लड की एक बूंद दूंगा। ठीक है, मैं लुओ येफेंग को चुनता हूँ। मेरी पसंद को चुराने की कोशिश मत करना, लुआंग ने उत्साह से कहा। कोई बात नहीं, मैं मोलेई को ले जाऊंगी, जू जीमो ने मुस्कुराते हुए कहा। प्राचीन पवन रत्नी शिंकिंग की संग्रहण अंगूठी से निकाला गया था। यह विशेष रूप से कीमती नहीं था, लेकिन दुर्लभ था। जहां तक लेवल 6 फॉर्मेशन डिस्क की बात है, इसकी शक्ति इंपीरियल मेरिडियन दायरे के एक साधक के हमले के बराबर थी। आमतौर पर एक फॉर्मेशन मास्टर को युद्ध में शामिल होने के लिए पहले एक फॉर्मेशन सील को संघनित करना होता था और उसे एक निर्दिष्ट स्थान पर रखना होता था। यह एक धीमी और त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया थी, जिससे फॉर्मेशन मास्टर प्रत्यक्ष युद्ध में कमजोर हो जाते थे। इस समस्या को हल करने के लिए फॉर्मेशन मास्टर्स ने फॉर्मेशन डिस्क का आविष्कार किया, जिससे वे फॉर्मेशन सील को पहले से ही स्टोर कर सकते थे और युद्ध के दौरान उन्हें तुरंत सक्रिय कर सकते थे। हालांकि लुआंग अब पैरागॉन मेरिडियन दायरे में था और कुछ समय से लेवल 5 फॉर्मेशन मास्टर था, फिर भी लेवल 6 फॉर्मेशन डिस्क बनाने में उसकी सफलता दर 10% से काफी कम थी। एक वास्तविक लेवल 6 फॉर्मेशन मास्टर माने जाने के लिए किसी व्यक्ति को 90% की सफलता दर की आवश्यकता होती थी। अल्पविराम। लुआंग को ये सोचते हुए देखकर कि उसने एक शानदार सौदा किया है, जू जीमो ने हल्की सी मुस्कान दी। हालांकि इस प्रतियोगिता के अधिकांश विवरण धुंधले पड़ गए थे, फिर भी अगर उनकी याददाश्त सही थी, तो उन्हें एक बात स्पष्ट रूप से याद थी। लुओ येफेंग को एक अप्रत्याशित हार का सामना करना पड़ेगा। वह दरबार के एक अज्ञात शिष्य से हार जाएगा। मार्शल आर्ट के मंच पर लुओ येफेंग सफेद वस्त्र पहने, कमर पर तलवार बांधे हुए दिखाई दिए और तालियों की गड़गड़ाहट के बीच मंच पर आगे बढ़े। जब मोलेई मंच पर आए, तो उन्हें छिटपुट तालियों की गड़गड़ाहट ही सुनाई दी, जिसके बाद जोरदार हूटिंग शुरू हो गई। लुओ येफेंग, मैं तुम्हारे बच्चे पैदा करना चाहती हूँ, भीड़ में मौजूद एक गोल मटोल लड़की ने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाते हुए कहा, जिससे लगभग सभी अन्य जयकारे दब गए। लुओ येफेंग प्रशंसा का आनंद ले रहा था, लेकिन ये सुनकर उसका चेहरा तुरंत उतर गया। उसने चुपचाप अपना सिर झुकाया, अपनी तलवार निकाली और उसे अपने सामने खड़े काले वस्त्रधारी युवक की ओर तान दिया। मोलेई चुपचाप खड़ा रहा, उस गर्जनापूर्ण शोर को आत्मसात कर रहा था। हालांकि यह उसके लिए नहीं था, फिर भी वह इस पल का लंबे समय से इंतजार कर रहा था। अब उस लड़के को हराकर उसकी वर्षों की मेहनत रंग लाएगी, जिस पर बाकी सभी ने अपनी उम्मीदें टिका रखी थी। अल्पविराम। लुओ येफेंग ने मोलेई से नजरें मिलाईं। उसने उस युवक को गंभीरता से नहीं लिया। तलवार के एक वार के साथ हवा में तलवार की एक चकाचौंध भरी रोशनी चमक उठी। वह बस इस अर्थहीन लड़ाई को जल्द से जल्द खत्म करना चाहता था। मोलेई ने जोर से गुर्राया, और एक गरजते हुए बाघ की दहाड़ मंच पर गूंज उठी। उसके बगल में नीले और पीले प्रकाश से जगमगाता हुआ एक विशालकाय आकाशीय बाघ प्रकट हुआ, जिसकी छाया उसकी मुट्ठी के चारों ओर केंद्रित थी। एक जोरदार दहाड़ के साथ मोलेई ने एक ही मुंह से तलवार की रोशनी को चकनाचूर कर दिया। ये कौन सी तकनीक है? आसपास के शिष्य आश्चर्य से आपस में बुदबुदाए। फिर एक और अजीब सी आवाज सुनाई दी। इस बार
बाघ के अलावा एक गहरे हरे रंग का कछुआ जैसा प्रेत प्रकट हुआ, जिसने मोलेई की रक्षा की। आक्रमण के लिए बाघ, बचाव के लिए कछुआ। मोलेई ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उसके मुके और लाते विस्फोटक बल के साथ आगे बढ़े और उसने लुओ यिफेंग को हराना शुरू कर दिया। ये तकनीक जानी पहचानी सी लग रही है। मैंने इसे कहीं देखा है, लुआंग ने बुदबुदाते हुए कहा। फिर जू जीमो की आत्मविश्वास भरी मुस्कान पर एक नजर डालते ही उसे एहसास हुआ। उसका चेहरा बदल गया। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि तुम शर्त लगाना चाहते थे, तुम्हें तो शुरू से ही सब पता था। उसे ठगा हुआ महसूस हुआ। अब तक मोलेई ने गुमनामी बनाए रखी थी और कभी भी अपनी कोई प्रभावशाली नाड़ी तकनीक नहीं दिखाई थी। जाहिर है, लुआंग ने उसे पूरी तरह से नकार दिया था। सच्चा मूर्ख ऋषि, जूजिमो ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। उसी क्षण लुआंग के दिमाग में एक विचार आया। बीस्ट फिस्ट स्टाइल, जिसे ट्रू फूल सेज द्वारा बनाया गया था, उनकी विशिष्ट मेरिडियन तकनीक है। लुआंग ट्रू फूल सिटी से आया था, जिसका नाम ट्रू फूल सेज के सम्मान में रखा गया था, जिसने एक बार इसे बचाया था। वहां के लोग उनकी कहानी को मुंह जुबानी जानते थे और उस पर गर्व करते थे। सच्चे मूर्ख ऋषि ने एक उल्लेखनीय जीवन जिया। बचपन में उसकी बदसूरती के कारण उसके परिवार ने उसे त्याग दिया था और जंगल में एक तेंदुए ने उसका पालन पोषण किया था। जानवरों के बीच पले बड़े होने के कारण उन्होंने उनकी आदतों और हरकतों का अध्ययन किया और अंततः अपने अवलोकनों से बीस्ट फिस्ट स्टाइल विकसित किया। ऐसा कहा जाता था कि जब बीस्ट फिस्ट स्टाइल को पूर्णता तक पहुंचा दिया जाता था, तो ये 100 अलग अलग जानवरों के प्रेतों को बुला सकता था। एक ही मौके से 100 राक्षस दहाड़ उठे, आकाश चकनाचूर हो गया और धरती फट गई। 100 विशालकाय राक्षसों की शक्ति अकल्पनीय थी। मुझे आश्चर्य है कि मोलेई अब कितने प्रेत आत्माओं को बुला सकता है, लुआंग ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। हालांकि मैच हारने से उसे लेवल 6 फॉर्मेशन डिस्क का एक सेट गंवाना पड़ता, फिर भी लुआंग को उम्मीद थी कि मोलेई सच्चे मूर्ख ऋषि की विरासत को आगे बढ़ा सकता है। आखिरकार ट्रू फूल सिटी में हर किसी के लिए ऋषि किसी असाधारण चीज का प्रतीक थे। अल्पविराम। मंच पर लड़ाई लगभग पूरी तरह से एक तरफा थी। 2 राक्षसी प्रेतों से मिली शक्ति के कारण लुओ यिफेंग के पास पलटवार करने की लगभग कोई ताकत नहीं बची थी। पीछे हटते हुए वह लड़ता रहा। जैसे ही वह द्वंद्व युद्ध के मंच के किनारे के पास पहुंचा, लुओ यिफेंग की नजरें तेजी से केंद्रित हो गईं। अपनी तलवार से मोलेई के मुके को रोकते हुए वह एक अबाबिल की तरह उछला और मोलेई के पीछे जा गिरा। सच कहूं तो तुमने मुझे वाकई हैरान कर दिया है, लुओ यिफेंग ने शांत भाव से कहा, हालांकि उसके चेहरे पर गंभीरता थी। तुम्हें जल्द ही और भी आश्चर्य होगा, मोलेई ने पीछे हटे बिना जवाब दिया। लुओ यिफेंग ने उसे गौर से देखा। उसी क्षण उसकी लंबी तलवार कांपने लगी और उसके चारों ओर एक अदृश्य आभा फैल गई। यह क्या है? नीचे खड़े शिष्यों ने लुओ यिफेंग के रूपांतरण को देखकर आश्चर्य से बुदबुदाया। मुझे आश्चर्य है कि आपके बेटे को भाई लुओ की कितनी तकनीक विरासत में मिली है, 7वें ग्रैंड एल्डर ने किनारे से मुस्कुराते हुए कहा। मेरा बेटा भले ही मंदबुद्धि हो, लेकिन उसने इरादे को थोड़ा बहुत समझ लिया है, लुओ चांगहे ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। लेकिन दूसरे लड़के ने भी अभी तक अपना निर्णायक वार नहीं किया है। ये मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ है। लुओ चांगहे के लिए, हालांकि उनके बेटे ने उनकी विशिष्ट मेरिडियन तकनीक वन स्वॉर्ड लॉन्ग रिवर सीख ली थी, इसका मतलब यह नहीं था कि वह अपने समकक्षों के बीच अजेय था। विरोधी के पास भी स्पष्ट रूप से कुछ गुप्त योजनाएं थीं। दरअसल उसे उम्मीद थी कि इस संप्रदाय से मोलेई जैसे और भी प्रतिभाशाली युवा उभर कर सामने आएंगे। अल्पविराम। जैसे ही अदृश्य आभा फैली, लुओ यिफेंग ने धीरे धीरे अपनी तलवार घुमाई। ऐसा लग रहा था मानो हर कोई एक विशाल नदी के बहने की आवाज और लहरों के किनारे से टकराने की आवाज सुन सकता हो। उसकी तलवार से तेज रोशनी निकली। सबकी निगाहों के सामने वह रोशनी एक उफनती नदी में तब्दील हो गई। नदी आकाश में उल्टी लटकी हुई थी, जिसमें अनगिनत संसार प्रतिबिंबित हो रहे थे। अदम्य गति लिए विशाल लहरें मोलेई की ओर तेजी से बढ़ी। एक काले कछुए के प्रेत ने धीमी सी चीख निकाली, एक बाघ के प्रेत ने भयंकर दहाड़ मारी, लेकिन जैसे ही वे तलवार की रोशनी से टकराए, बाघ की छवि तुरंत मिट गई। यहाँ तक कि काले कछुए के खोल में भी दरारें पड़ने लगी। तलवार की रोशनी एक शक्तिशाली नदी की तरह बह रही थी, मोलेई के हर वार का जवाब दे रही थी। जैसे ही काला कछुआ अपनी सीमा के करीब पहुंचा,
लुओ यिफेंग की तलवार से एक स्पष्ट ध्वनि निकली। वह निर्णायक वार करने जा रहा था। उस समय उसकी तलवार मो लेई की गर्दन से महज 0.01 सेंटीमीटर की दूरी पर थी। उस नाजुक क्षण में अचानक एक जोरदार आवाज सबके कानों में गूंज उठी। मो लेई के चारों ओर एक सफेद रोशनी लिपट गई, जिससे तलवार की रोशनी पल भर में चकनाचूर हो गई। शक्तिशाली बल के एक झटके से लुओ यिफेंग पीछे की ओर जा गिरा। जैसे जैसे रोशनी कम होती गई, आकाश में एक बर्फ जैसा सफेद पेगासस दिखाई दिया। उस प्राणी से एक विशाल, प्राचीन और आदिम आभा निकल रही थी, जिससे वह जानवरों के राजा की तरह प्रतीत हो रहा था, जो स्वर्ग और पृथ्वी पर गर्व से खड़ा था। उसका शरीर एकदम सफेद, पवित्र और निर्मल था। उसके पास 3 मीटर लंबे पंखों का एक जोड़ा था जो आकाश को ढक सकता था। प्रत्येक पंख पवित्र प्रकाश से जगमगा रहा था। इसका सिर घोड़े जैसा दिखता था, लेकिन इसके माथे से एक गहरा काला सींग निकला हुआ था। उसकी आंखें चांदी की तरह चमक रही थी। उसकी बाईं आंख गहरे लाल रंग की थी और दाहिनी आंख घोर काली थी। जब बर्फीला पेगासस प्रकट हुआ, तो आसपास का अंतरिक्ष अदृश्य दबाव के कारण कांपने लगा। यह क्या है? लुओ चांगहे ने गंभीर भाव से उस जानवर को घूरते हुए सोचा। वह देव पशु, पुनर्जन्म पेगासस, 7वें महान बुजुर्ग ने आश्चर्य से उत्तर दिया। जब लोग ट्रू फूल सेज का जिक्र करते थे, तो वे उनकी स्वनिर्मित बीस्ट फिस्ट स्टाइल की प्रशंसा करते थे और उत्सुकता से उनके कारनामों की कहानियां सुनाते थे। अधिकांश लोगों का मानना था कि स्वप्रेत आत्माएं केवल साधारण प्रेत आत्माएं थीं। लेकिन सच्चाई यह है कि उसी युग में उससे लड़ने वालों के अलावा बहुत कम लोग ही असली कहानी जानते थे। अल्पविराम। बहुत बहुत समय पहले, वह व्यक्ति जिसे केवल उसके नाम, सच्चे मूर्ख, से जाना जाता था, एक बार गलती से पशुलोक के पवित्र विरासत कक्ष में पहुंच गया। वहां उसने इतिहास में लुप्त हो चुके कई दिव्य प्राणियों को देखा। यद्यपि वह पशु जाति का नहीं था और उनकी शक्तियों का उत्तराधिकारी नहीं बन सकता था, फिर भी उसने 10 दिव्य प्राणियों के सार को समझ लिया। उसने उन 10 दिव्य पशुओं को अपनी बीस्ट फिस्ट शैली में समाहित कर लिया। रिबर्थ पेगासस उनमें से एक था। जब ये प्रकट हुआ, तो लुओ यिफेंग के चेहरे के भाव में जबरदस्त बदलाव आया। उसे अपने ऊपर एक असहनीय दबाव महसूस हुआ। पेगासस की रहस्यमयी आंखें उस पर टिक गईं, और उसकी आत्मशक्ति का प्रवाह मानो जम गया हो। उसने गहरी सांस ली और अपनी तलवार को कसकर पकड़ लिया, अपनी सारी शक्ति को एक अंतिम प्रहार में केंद्रित कर दिया। तलवार की रोशनी, एक चीरती हुई घाटी की तरह चकाचौंध भरी, अनंत तलवार ऊर्जा के साथ मो लेई की ओर बढ़ी। मो लेई ने अपनी आंखें थोड़ी सिकुड़ी। उसने अपना दाहिना पैर पीछे किया, अपनी दाहिनी मुट्ठी भींची, अपनी दाहिनी बांह मोड़ी और एक घूंसा मारा। उसी क्षण आकाश में मौजूद पुनर्जन्म पेगासस उसके साथ चलने लगा। एक प्राचीन दानव के दैवीय दबाव से अखाड़ा भर गया। पेगासस ने अपना सिर उठाया और दहाड़ा, फिर मो लेई के शरीर में समाहित हो गया। उस क्षण मो लेई ने अपने शरीर के हर कण में शक्ति का प्रवाह महसूस किया। उसकी मुट्ठी की ताकत ने हवा को 2 भागों में चीर दिया और आती हुई तलवार की रोशनी को चकनाचूर कर दिया। उसका प्रहार यही नहीं रुका। लुओ यिफेंग ने यह उम्मीद नहीं की थी कि उसकी पूरी ताकत से किया गया प्रहार इतनी आसानी से टूट जाएगा। वह समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सका। मो लेई का मुक्का सीधे उसके पेट पर लगा। लुओ यिफेंग ने खून की उल्टी की और अखाड़े में दूर जा गिरा। अल्पविराम। जैसे ही लुओ यिफेंग का शरीर पास की कुर्सियों पर गिरा, वहां मौजूद सभी शिष्यों के दिलों में एक झटका सा लगा। मंच पर मौजूद लड़के को देखने का उनका नजरिया पूरी तरह बदल गया था। जमीन पर लेटे हुए लुओ यिफेंग अनिच्छा से अखाड़े की ओर देख रहे थे और कुछ और कहना चाहते थे, लेकिन चोटों के दर्द के कारण उन्हें सांस लेने में भी कठिनाई हो रही थी। वे केवल पालथी मारकर बैठ सकते थे और धीरे धीरे ठीक होने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही आंतरिक दरबार के वरिष्ठ ने टूर्नामेंट के शीर्ष 3 खिलाड़ियों की घोषणा की, संपूर्ण पवित्र वसंत संप्रदाय उत्सव में डूब गया। जब लड़का पहली बार मंच पर आया था तब लोगों ने उसकी हूटिंग की थी, लेकिन अब तालियां बज रही थी। रुको, टूर्नामेंट खत्म होने ही वाला था कि अचानक मो लेई चिल्ला उठा। बुजुर्ग के असमंजस भरे चेहरे को देखकर मो लेई नीचे उतरा और 7वें ग्रैंड एल्डर के पास गया। उन्होंने आदरपूर्वक कहा, एल्डर तियानजिन, मेरे पास कुछ सुझाव हैं। क्या मैं उन्हें आपके साथ साझा कर सकता हूँ? बुजुर्ग ने मो लेई की ओर आश्चर्य से देखा और मुस्कुराए। जो कहना है कहो।
मैंने अक्सर सुना है कि ट्रू मार्शल सेक्रेड ग्राउंड पश्चिमी क्षेत्र का सबसे महान संप्रदाय है, और मैं हमेशा से इसकी बहुत प्रशंसा करता रहा हूँ, मोले ने शांत भाव से कहा। मैंने वर्षों तक प्रशिक्षण लिया है, हमेशा सेक्रेड ग्राउंड के किसी शिष्य के साथ अभ्यास करने की आशा रखता रहा हूँ, लेकिन कभी मौका नहीं मिला। अब जब मुझे आखिरकार यह अवसर मिला है, तो क्या मुझे एक पवित्र भूमि के शिष्य की शक्ति का अनुभव करने की अनुमति दी जा सकती है? ये सुनकर ग्रैंड एल्डर त्यानजिन ने चुपके से लुओ चांगहे की ओर देखा। उन्हें यकीन नहीं था कि यह अनुरोध शिष्य की अपनी पहल पर था, या लुओ चांगहे द्वारा जानबूझकर की गई उकसाहट थी। दोनों के बीच का अंतर काफी दिलचस्प था। बेशर्मी, ये पवित्र स्थान केवल हमारे आंतरिक दरबार की प्रतियोगिताओं को देखने के लिए है, न कि संप्रदाय दर संप्रदाय की लड़ाई के लिए। ऐसे सुझाव देना तुम्हारा काम नहीं है, लुओ चांगहे ने गुस्से से कहा, स्पष्ट रूप से चौंकते हुए। उन्हें मोलेई से इतनी धृष्टता की उम्मीद नहीं थी। अगर लक्ष्य अभ्यास ही था, तो उसे आधिकारिक अंतर सांप्रदायिक प्रतियोगिता का इंतजार करना चाहिए था, न कि इस तरह सीधे चुनौती देना। ये तो सच्चे मार्शल आर्ट के पवित्र स्थल के विरुद्ध सरासर उकसावा था। हालांकि सेक्रेड स्प्रिंग सेक्ट शक्तिशाली था, फिर भी उनके और शाही वंशों के बीच एक बड़ा अंतर था, खासकर ट्रू मार्शल सेक्रेड ग्राउंड जैसे संप्रदाय के बीच, जिसने 4 महान सम्राटों को जन्म दिया था। लुओ चांगहे, हालांकि सत्ता की चापलूसी करने वालों में से नहीं थे, फिर भी वे इतने बड़े दिग्गज को नाराज नहीं करना चाहते थे। कोई बात नहीं, ग्रैंड एल्डर त्यानजिन ने मुस्कुराते हुए बीच में ही टोक दिया। मैं वास्तव में शिष्यों के बीच अभ्यास का समर्थन करता हूँ। ये हमारे शिष्यों को याद दिलाता है कि हमेशा कोई न कोई हमसे अधिक शक्तिशाली होता है, और केवल पवित्र भूमि का नाम धारण करने से ही वे दूसरों से श्रेष्ठ नहीं हो जाते। ये तो बस दुर्भाग्यपूर्ण है। इस बार मैं अपने साथ केवल अपने मुख्य शिष्यों को ही लाया हूँ। मुझे डर है कि आप उनका मुकाबला नहीं कर सकते। लुआंग और काई युफी दोनों पहले से ही पैरागॉन मेरिडियन दायरे में थे, जबकि मो लेई केवल ट्रू मेरिडियन दायरे में था। ऐसा करना दादागिरी जैसा लगता। जहां तक जूजीमो और लिटिल गुई की बात है, ग्रैंड एल्डर त्यानजिन ने उनके बारे में सोचा भी नहीं था। एक तो आंतरिक शिष्यों में साधारण था, और दूसरे ने हाल ही में साधना शुरू की थी। अगर यह सुविधाजनक नहीं है, तो भूल जाए कि मैंने कुछ कहा था। मुझे खेद है, मैंने बिना सोचे समझे बोल दिया, मोलेई ने तुरंत कहा। सच्चे मार्शल पवित्र भूमि को चुनौती देने के उनके 2 उद्देश्य थे। पहला, प्रभुत्व स्थापित करना। शीर्ष शिष्य लुओ येफेंग को हराने के बाद उनकी प्रतिष्ठा पहले से ही काफी बढ़ चुकी थी। यदि वे पवित्र भूमि के किसी शिष्य को भी हरा देते, तो संप्रदाय में उनकी स्थिति और भी मजबूत हो जाती। दूसरा, ये खुद को कुछ साबित करने के लिए था। वर्षों पहले उन्होंने जिस पहले संप्रदाय में आवेदन किया था, वह ट्रू मार्शल सेक्रेड ग्राउंड था, लेकिन अपनी कम प्रतिभा के कारण उन्हें अस्वीकार कर दिया गया था। अंततः वह पवित्र जलप्रपात संप्रदाय में पहुंच गया, और संयोगवश उसे सच्चे मूर्ख ऋषि की विरासत प्राप्त हुई। क्यों न मैं इसे आजमा कर देखूं। जैसे ही मोलेई पद छोड़ने की तैयारी कर रहे थे, जुजिमो अचानक खड़े हो गए और बोले। लोगों की हैरानी भरी निगाहों के बीच वह धीरे धीरे दर्शकों के बैठने की जगह से मुख्य क्षेत्र की ओर बढ़ा। महाराज त्यानजिन, क्या मैं बीच में हस्तक्षेप कर सकता हूँ? जुजिमो ने मुस्कुराते हुए पूछा। ग्रैंड एल्डर त्यानजिन ने कुछ पल उसे घूर कर देखा, फिर सिर हिलाया। बहुत अच्छा, इसे सौहार्दपूर्ण रखना बस एक मामूली अभ्यास है। सच तो यह है कि ग्रैंड एल्डर त्यानजिन नहीं चाहते थे कि जूजिमो लड़ाई करे। जूजिमो ने अभी हाल ही में साधना शुरू की थी, उसे हीरो बनने की कोई जरूरत नहीं थी। भले ही यह सिर्फ एक दोस्ताना मैच था, फिर भी इससे संप्रदाय की प्रतिष्ठा। तुमने अभी अभी एक कठिन लड़ाई लड़ी है, मैं तुम्हें थोड़ा आराम करने का समय दूंगा, जूजिमो ने कहा और फिर द्वंद्वयुद्ध के मंच की ओर चल दिए। कभी कभी भाग्य सचमुच खुद को दोहराता है। अपने पिछले जीवन में मोलेई ने भी टूर्नामेंट जीतने के बाद पवित्र भूमि को चुनौती दी थी। उस समय जूजिमो ने अभी अभी साधना शुरू की थी और वह केवल प्रारंभिक मेरिडियन फोजिंग क्षेत्र में ही था, इसलिए वह इस चुनौती को स्वीकार करने में असमर्थ था। मामला अनसुलझा ही रह गया। लेकिन इस बार उसे लगा कि मोलेई को सबक सिखाना जरूरी है। यश या सम्मान के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि सच्चे मार्शल पवित्र भूमि के शिष्य के रूप में वह पीछे नहीं हट सकता था और खुद को अपमानित नहीं होने दे सकता था। अल्पविराम, कोई जरूरत नहीं,
उस आखिरी लड़ाई में ज्यादा ऊर्जा खर्च नहीं हुई, मो लेई ने सिर हिलाते हुए कहा। ये सुनकर पास में ही इलाज कर रहे लुओ यिफेंग गुस्से से लगभग और खून उगलने ही वाले थे। परास्त होना ही काफी बुरा था, लेकिन अब विजेता ने इस तरह से बात की जैसे लड़ाई सहजता से जीती हो, मानो लुओ प्रतिद्वंद्वी होने के लायक ही न हो। युवा लोग अक्सर जोशीले होते हैं, मैं समझती हूँ, लेकिन खुद पर दबाव मत डालो। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिखाओ, ये भी मेरे प्रति सम्मान का एक तरीका है, जू जिमो ने मुस्कुराते हुए कहा। थोड़ा आराम करो, मैं नहीं चाहती कि कोई कहे कि मैंने अनुचित तरीके से जीत हासिल की है। मो लेई ने उसे देर तक देखा, फिर सिर हिलाया और आराम करने के लिए पालथी मारकर बैठ गई। पिछली लड़ाई का वाकई उन पर बुरा असर पड़ा था। उन्होंने शुरू में जू जिमो को इसलिए मना किया था क्योंकि उन्हें लगा था कि यह इशारा अपमानजनक है, लेकिन अब उन्हें समझ आ गया था कि उनका इरादा ऐसा नहीं था। अल्पविराम। एक विशालकाय नीले रंग का लुवान पक्षी सच्चे मार्शल पवित्र मैदान की ओर उड़ रहा था, जो आकाश को ढक रहा था। सुदूर पश्चिमी क्षेत्र में स्थित यह विशाल संप्रदाय सम्राट जेनवू द्वारा स्थापित किए जाने के बाद से सहस्राब्दियों तक शासन करता रहा था। इसकी सदियों पुरानी शांति पहली बार भंग होने वाली थी। पक्षी से एक शक्तिशाली पवित्र ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। एल्डर शियानेयुन हवा में खड़ी थी और उनके चारों ओर अंतरिक्ष में लहरें उठ रही थी। संप्रदाय के प्रत्येक शिष्य को अपने ऊपर पड़ने वाली विशाल शक्ति का एहसास हो रहा था। किसकी हिम्मत है मेरी पवित्र भूमि पर आक्रमण करने की? एक गहरी प्राचीन आवाज संप्रदाय में गूंज उठी। आकाश में कई शक्तिशाली आभाएं फूट पड़ी, जिससे शियानेयुन का पवित्र दबाव तुरंत नीचे की ओर धकेल दिया गया। मैं तो सिर्फ न्याय की तलाश में आई हूँ, एल्डर शियानेयुन ने कहा। उनके चेहरे पर थोड़ा सा भाव परिवर्तन आया, हालांकि पक्षी के सिर पर खड़े होने के दौरान उनकी उपस्थिति अडिग रही। जैसे ही उसके शब्द समाप्त हुए, आसपास की दावलय में एक सूक्ष्म परिवर्तन महसूस किया जा सकता था। एकत्रित हुई सभी ऊर्जाएं अचानक गायब हो गईं। ऐसा लगा मानो अंतरिक्ष और समय स्वयं जम गए हों। एक दूर स्थित पर्वत शिखर पर जू किंगशान हरे वस्त्रों में खड़े थे, मानो कोई विद्वान धुंधले परिदृश्य की पेंटिंग से बाहर निकल कर आए हों। हवा में उनका वस्त्र लहरा रहा था, उनके लंबे बाल करीने से बंधे हुए थे। हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था मानो वे धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए पूरे लोगों को पाट रहे हों। शून्य में एक कदम रखते ही, जो क्षण भर पहले एक दूर की चोटी पर था, पलक झपकते ही वह नीले लुवान के सामने खड़ा हो गया। भगवान जू, मैं हमारे संप्रदाय की संतनी से संबंधित मामले के बारे में पूछताछ करने आया हूँ, एल्डर शियानेयुन ने शांत भाव से कहा। मुझे आपकी व्याख्याओं की परवाह नहीं है, जू किंगशान ने सपाट लहजे में जवाब दिया। यदि आप उत्तर की तलाश में आए हैं, तो अतिथि बनकर आइए। यदि आप अमर आत्मा संप्रदाय की ओर से मेरे सच्चे मार्शल पवित्र स्थल पर युद्ध की घोषणा करने आए हैं, तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। एल्डर शियानेयुन के चेहरे पर थोड़ा सा भाव बदला, लेकिन उनका दृढ़ रुख बना रहा। मैं तो बस संत के बारे में पूछने आई थी। मैं सिर्फ एक बार पूछूंगा, क्या तुम युद्ध चाहते हो या नहीं? जू किंगशान ने ठंडे लहजे में कहा। अगर नहीं, तो अपनी भाषा पर ध्यान दो। अगर हाँ, तो आज मैं अमर आत्मा संप्रदाय को पश्चिमी क्षेत्र के नक्शे से मिटा दूंगा। जब तक ग्रैंड सम्राट वू चेन अवतरित नहीं होते, तब तक ये जान लो कि मेरे सच्चे मार्शल पवित्र मैदान में हमारे अपने ग्रैंड सम्राटों की कमी नहीं है। जैसे ही जू किंगशान ने बोलना समाप्त किया, उनके चारों ओर की शांत आभा में परिवर्तन आ गया। एक विशाल शाही शक्ति, मानो किसी संप्रभु अधिपति की हो, उनके शरीर से फूट पड़ी और पूरे आकाश को ढक लिया। पवित्र वसंत संप्रदाय के द्वंद्व युद्ध मंच पर मो लेई ने अपना स्वास्थ्य सुधारा, सफेद धुंध की एक लंबी सांस छोड़ी और वापस मंच पर कदम रखा। चलिए शुरू करते हैं, मो लेई ने शांत स्वर में जू जिमो से कहा। काले कछुए ने धीमी सी चीख निकाली और भयंकर बाघ दहाड़ा। मो लेई ने खुद को रोकने की हिम्मत नहीं की और पूरी ताकत से जू जिमो पर हमला कर दिया। क्लैंग। धातु की एक झनकार के साथ अधिकांश दर्शक जू जिमो के वार को देख भी नहीं पाए। यह इतनी तेजी से हुआ कि उनकी आंखों के सामने ही तलवार की रोशनी का एक चमकदार चाप खिल उठा। ये वार अत्यंत तीव्र गति से और भयावह तीक्ष्णता के साथ किया गया था। मो लेई की प्रतिक्रिया से पहले ही उसके चारों ओर मौजूद बाघ और कछुए के प्रेत टुकड़े टुकड़े होकर चकनाचूर हो चुके थे। उसके चेहरे पर गंभीरता छा गई। वह झट से 2 कदम पीछे हट गया।
उसे यह उम्मीद नहीं थी कि प्रतिद्वंद्वी के एक साधारण से वार से ही उसके दोनों पशु प्रेत इतनी आसानी से नष्ट हो जाएंगे। अल्पविराम। एक गहरी सांस लेते हुए मोलेई ने पुनर्जन्म पेगासस के प्रेत को एक बार फिर बुलाया। एक शक्तिशाली प्राचीन पशु आभा जूजिमो की ओर बढ़ी। दाव खोज के 19 रूप, 5वां रूप, आंधी उठती है, जूजिमो ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी घुमावदार तलवार ने एक तूफान खड़ा कर दिया, जो एक प्रचंड आंधी में बदल गया और उसकी धार से निकलने लगा। आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा बवंडर में तब्दील हो गई और तलवार की नोक पर एकत्रित हो गई। जैसे ही तलवार रीबर्थ पेगासस से टकराए, उनके नीचे स्थित द्वंद्वयुद्ध मंच पर दरारें फैलने लगी। दो चरम शक्तियों के बीच गतिरोध उत्पन्न हो गया। पुनर्जन्म पेगासस दहाड़ा, उसकी विचित्र दोहरे रंग की आंखों से एक शानदार चमक निकल रही थी। तलवार की धार पर हवा और भी तेज हो गई। तूफान ऐसे गरज रहा था मानो पूरी दुनिया को दफना देगा। मोलेई ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, प्रयास के कारण उसका चेहरा लगभग विकृत हो गया था। फिर भी जूजिमो शांत रही और उसने इसे आसानी से संभाल लिया। वह धीरे से आधा कदम पीछे हटते हुए बुदबुदाया, छठी कक्षा, वध की तलवार। ब्लेड पर चल रहा तूफान धीरे धीरे शांत होने लगा। जैसे ही जूजिमो का हथियार, शैडो टायरेंट, पूरी तरह से खून से लथपथ हो गया, घुटन भरी, रक्तमय आभा हवा में फैल गई। मोलेई ने उस भयानक लाल तलवार को घूर कर देखा, और उसके भीतर खून का एक विशाल सागर देखा। खून का वह सागर उसकी ओर उमड़ता हुआ प्रतीत हो रहा था, मानो उसे पूरी तरह से डुबो देने की धमकी दे रहा हो। पलक झपकते ही पुनर्जन्म पेगासस दर्द भरी चीख के साथ चकनाचूर हो गया। मोलेई समय रहते बच नहीं पाया और तलवार सीधे उसके दाहिने कंधे में जा घुसी। पूरा स्टेडियम सन्नाटे में डूब गया। अब केवल द्वंद्वयुद्ध मंच के टूटने की चटकने की आवाज ही बची थी। जो पहले से ही दरारों से ढका हुआ था, वह अब पूरी तरह से ढह गया था। मोलेई के कंधे से लगातार खून टपक रहा था, और खून से लथपथ घुमावदार तलवार और भी भयावह लग रही थी। मैं हार गया, मोलेई ने दांत पीसते हुए कहा। उसके माथे पर पसीना आ रहा था। जूजिमो ने धीरे से हंसते हुए अपनी तलवार निकाली और मंच से नीचे उतर गए। अल्पविराम। जैसा कि उम्मीद थी, सेक्रेड ग्राउंड के शिष्य अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली हैं, लुओ चांगहे ने दर्शकों के बीच से एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहा। उसने सोचा था कि मोलेई हार सकता है, लेकिन उसे इतनी जल्दी और निर्णायक रूप से हारने की उम्मीद नहीं थी। 3 चालें भी पूरी नहीं हुई थी। भाई लुओ हमारी चापलूसी कर रहे हैं, ग्रैंड एल्दत्यानजिन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाते हुए कहा। मंच से अभी अभी उतरे जूजिमो की ओर देखते हुए उन्होंने पूछा, छोटी जीमो, तुम कब से साधना कर रहे हो? आधे साल भी नहीं, जूजिमो ने जवाब दिया। और हमारे आंतरिक दरबार की गुप्त ड्रैगन सूची में आपका स्थान क्या है? ग्रैंड एल्डर तियानजिन ने आगे पूछा। बाहरी प्रांगण में क्राउचिंग टाइगर लिस्ट की तरह ही भीतरी प्रांगण में भी अपनी रैंकिंग प्रणाली थी। मुझे ये कहते हुए शर्मा रही है कि मैं अभी तक हिडन ड्रैगन लिस्ट में शामिल नहीं हो पाया हूँ, जूजिमो ने अफसोस भरी आह भरते हुए कहा। तो फिर आपको और अधिक मेहनत करनी होगी। केवल हिडन ड्रैगन लिस्ट में प्रवेश करके ही आप एक विशिष्ट शिष्य माने जा सकते हैं। ग्रैंड एल्डर तियानजिन ने अफसोस जताते हुए सिर हिलाया। जैसे जैसे उनकी बातचीत आगे बढ़ी, लुओ चांगहे का चेहरा और भी ज्यादा बिगड़ता चला गया। ये दोनों उसके सामने ही तमाशा कर रहे थे। एक शिष्य, जिसका नाम हिडन ड्रैगन लिस्ट में भी नहीं था, उसने उनके सबसे ताकतवर शिष्य को हरा दिया। अगर ऐसा होता, तो क्या हिडन ड्रैगन लिस्ट में शामिल लोग अपने कट्टर शिष्यों को भी कुचल नहीं देते? लुओ चांगहे को एक पल के लिए भी यकीन नहीं था कि जूजिमो जैसी ताकतवर शख्सियत का नाम सूची में नहीं होगा। लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं था। उनके अपने शिष्य भी खुद को साबित करने में नाकाम रहे थे। अगर उसका शिष्य जीत जाता, तो इस समय वही अपनी जीत का जश्न मना रहा होता। ये वह पहला मौका भी था जब उन्हें एहसास हुआ कि ग्रैंड एल्डर तियानजिन कितने तुच्छ हो सकते हैं। अल्पविराम। महामहिम तियानजिन, आंतरिक प्रांगण प्रतियोगिता लगभग समाप्त हो चुकी है। मैं महामहिम से अनुरोध करूंगा कि वे आपको कुछ समय के लिए अपने यहाँ ठहराएं। जहां तक अमर आत्मा संप्रदाय की संतनी के मामले की बात है, मुझे वहां जाना होगा, लुओ चांगहे ने कहा, अंततः उनकी शेखी बघारने को और सहन न कर पाने के कारण और जाने का बहाना ढूंढते हुए। कोई बात नहीं, आगे बढ़िए। हमारी चिंता मत कीजिए, ग्रैंड एल्डर तियानजिन ने मुस्कुराते हुए उन्हें विदा किया।
आज भीतरी प्रांगण के मैच देखना वाकई बहुत अच्छा अनुभव रहा। पवित्र वसंत संप्रदाय में प्रतिभाशाली लोगों की भरमार है। मेरे जाते समय भी तुम दिखावा कर रहे हो, लुओ चांगहे ने बनावटी मुस्कान के साथ जवाब दिया। हालांकि मन ही मन वह ग्रैंड एल्डर त्यानजिन के 18 पीढ़ियों पहले के पूरे वंश को कोस रहा था। अल्पविराम। उसी समय सच्चे मार्शल पवित्र मैदान में जू किंगशान की विशाल सागर जैसी आभा ने आकाश को घेर लिया। जैसे ही वह दबाव आकाश की ओर बढ़ा, दरबार में कई अन्य शक्तिशाली पवित्र आभाएं भी उत्पन्न हुई। जब ये आभाएं आकाश में आपस में जुड़ गईं, तो परिणामस्वरूप उत्पन्न दिव्य शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि ऐसा लगा मानो स्वयं स्वर्ग ही ढह रहा हो, मानो कोई महान सम्राट प्रकट हो रहा हो। बादल उमड़ रहे थे, गरज सुनाई दे रही थी और आकाश में जोरदार आवाजें गूंज रही थी। एल्डर शियानेयुन का चेहरा पीला पड़ गया और उन पर इस असहनीय दबाव का गहरा असर हुआ। उनका गला सूख गया और उन्हें लगभग खून की उल्टी आ गई। मास्टर जू, कृपया क्रोधित न हो। हमारा युद्ध छेड़ने का कोई इरादा नहीं था, एल्डर फानेयुन ने एल्डर शियानेयुन को जल्दी से रोकते हुए आदरपूर्ण भाव से कहा। वह हमारी दरबारी संत के मामले में कुछ ज्यादा ही भावुक हो गई थी। हमें आशा है कि आप नाराज नहीं होंगी। हमारे पवित्र स्थल की स्थापना के बाद से तुम उन गिने चुने लोगों में से हो जिन्होंने इतनी धृष्टता दिखाने का साहस किया है, जू किंगशान ने ठंडी आवाज में कहा। उसने अपने बगल में स्थित विशाल नीले लुवान की ओर हाथ बढ़ाया। आध्यात्मिक शक्ति एक विशाल हथेली में समाहित हो गई, और उसकी तर्जनी उंगली के हल्के स्पर्श से ही आकाश और पृथ्वी कांप उठे। उंगलियों के सिरे से असीम आध्यात्मिक शक्ति फैलती हुई एक ब्लैक होल जैसे भावर में संकुचित हो गई। अंतरिक्ष चकनाचूर हो गया, वास्तविकता के नियम विकृत हो गए। विशालकाय ब्लू लुवान को चीखने का भी समय नहीं मिला और एक ही झटके में वह नष्ट हो गया। जिस जगह ब्लू लुवान खड़ी थी, वह जगह एकदम सुनसान हो गई। एल्डर शियानेयुन को पसीना आ गया। हालांकि वह भी एम्पायरियन मेरिडियन दायरे में थी, लेकिन उसे विरोध करने का मौका भी नहीं मिला था। सौभाग्यवश जू किंगशान ने लुवान को निशाना बनाया था, न कि उसे। यह एक चेतावनी है, अगर ऐसा दोबारा हुआ तो अगला नंबर तुम्हारे अमर आत्मा संप्रदाय का होगा, जू किंगशान ने सपाट लहजे में कहा। मास्टर जू, गलती मेरी थी, एल्डर शियानेयुन ने थोड़ी देर रुकने के बाद थोड़ा झुकते हुए कहा। मैं अभी किए गए अपने कार्यों के लिए क्षमा मांगता हूँ। एम्पायरियन मेरिडियन क्षेत्र इस दुनिया की सत्ता व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर था। उस स्तर के किसी व्यक्ति का क्षमा याचना करना वास्तव में एक दुर्लभ और गंभीर मामला था।